Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 31 मोक्ष और ईशानी का प्यार सब शौक में। मोक्ष वाइल्डली ईशानी को किस कर रहा था। 15 मिनट बाद जब ईशानी को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी तो मोक्ष ना चाहते हुए भी ईशानी को छोड़ दिया। ईशानी गहरी गहरी सांसें ले रही, मोक्ष की नज़र अब भी ईशानी पर ही थी। जब उसकी नज़र ईशानी की ऊपर नीचे हो रही सीने पर गई तो उसका गला सूखने लगा। उसका मन कर रहा था अभी फिर से ईशानी को किस कर और उसे अपना बना ले। जब ईशानी की नज़र मोक्ष की नज़र पर तो उसने उसकी नज़र का पीछा किया। जब उसने मोक्ष की नज़र कहाँ पर है देखा तो उसका चेहरा गुस्से और शर्म की वजह से लाल हो गया। मोक्ष ने खुद को मुश्किल से कंट्रोल किया और ईशानी की तरफ देखा जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इस वक्त वो बिल्कुल पके हुए टमाटर की तरह लग रही थी। उसे गुस्से और शर्म से लाल होता हुआ देखकर मोक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने ईशानी को अपने गले लगा लिया और उसकी बलों में हाथ फेरकर उसे शांत करने लगा। ईशानी की शरीर की भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रहा था। इस खुशबू को वो कभी नहीं भूल सकता जो उसे पूरी तरह से अपनी कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता था। उसने आपन सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और ईशानी की गर्दन पर आपने होठ रख दिया। उसकी इस हरकत पर ईशानी के अंदर सिरहंसी दौड़ गई। उसकी सांसें जो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी अब फिर से भारी होने लगी। वो चाहकर भी मोक्ष को रोक नहीं पा रही थी। मोक्ष की करीबी से वो हमेशा मदहोश हो जाती थी। मोक्ष अब धीरे धीरे ईशानी की गर्दन को चूमने लगा। चूमते हुए उसने ईशानी की गर्दन पर आपने दांत गड़ा दिए। मोक्ष का ऐसे अचानक बाइट करने से ईशानी की हल्की चीख निकल गई। ईशानी अपनी मदहोशी से बाहर आकर मोक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, लिव मी। मोक्ष ने ईशानी को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लिया और उसके बालों को स्निफ करते हुए ईशानी की खुशबू को अपने अंदर समाते हुए अपनी हस्की वॉइस में बोला, शुश डोंट मूव बेबी डॉल वरना मैं अपनी कंट्रोल खो दूंगा। और ये तुम्हारी पनिशमेंट थी किसी और लड़के की इतने पास जाने की। और आगे से याद रखना अगर तुम दोबारा मुझे किसी और की इतना करीब दिखी तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूँगा बेबी डॉल। तुम सिर्फ मेरी हो बेबी डॉल, सिर्फ मेरी। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की दोनों गालों पर अपना हाथ रख दिया और अपने माथे को ईशानी के माथे से जोड़ लिया। वही ईशानी तो मोक्ष की बातें सुनकर मोक्ष को देखती रह गई। उसकी कानों में बार बार एक ही वर्ड गूंज रहा था, बेबी डॉल। मोक्ष की बातों में उसके लिए प्यार, पागलपन, जुनूनियत सब नजर आ रहा था। ईशानी की नज़र मोक्ष की आंखों पर थी जो इस वक्त बंद थी और उसकी चेहरे पर खुशी थी। उसने मोक्ष को टाइटली हग कर लिया। खुद पर ईशानी की पकड़ महसूस करके मोक्ष की होठों पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। खुद को शांत करके दोनों एक दूसरे से अलग हुए पर अब भी मोक्ष का हाथ ईशानी की कमर पर था। उसने ईशानी की आंखों में देखा और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल। इस वक्त मोक्ष की आंखों में एक चमक थी। ईशानी उसकी काली गहरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे पहचान गए थे ना, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर एक स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए बोला, मैं पहले अपनी बेबी डॉल का दिल जीतना चाहता था पर आज तुम्हें उस लड़के के साथ देख। इतना कहकर वो रुक गया। उसके आंखों के सामने फिर से वेद और ईशानी की करीबी आ गई तो गुस्से में उसकी पकड़ ईशानी पर कस गई। अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है, ईशानी ने डेविल स्माइल करते हुए बोला। हाँ मुझे हो रही है जलन, मेरे सीने में आग लगी हुई है, मन कर रहा है उस लड़के को अभी मार डालूं। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। जब मोक्ष की नज़र ईशानी पर गई तो वो चुप हो गया। तभी ईशानी बोली, वो मेरा भाई है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर कि उसके साथ बेटा लड़का ईशानी का भाई है, मोक्ष के दिल में खुशी की लहर सी उठी। फिर भी उसने गंभीर भाव से बोला, चाहे कोई भी तुम किसी लड़के के इतना क्लोज नहीं जा सकती। मोक्ष की बातें सुनकर ईशानी की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो देख सकती थी मोक्ष उसके लिए कितना पॉसेसिव है। उसने मोक्ष को देखते हुए हंसते हुए बोली, रिलैक्स, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। किसी की हिम्मत नहीं है जो वो मेरे पास आए। वही मोक्ष तो ईशानी की स्माइल में जैसे खोसा गया था। उसने ईशानी को उससे मिलने बाद से कभी ऐसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे की हाथ पकड़कर प्राइवेट रूम की तरफ चले गए। ईशानी ने मैसेज करके वेद को प्राइवेट रूम नंबर बताकर रूम में आने को बोल दिया। जैसे ही मोक्ष और ईशानी दोनों प्राइवेट रूम में एंटर हुए, वरुण, तेजस, नमन और राघव चारों की नज़र उन दोनों पर टिक गई जो एक दूसरे की हाथ पकड़ कर आ रहे थे।
उन दोनों को ऐसे साथ में हाथ पकड़कर आता देख चारों को जैसे शौक लग गया था। अभी कुछ देर पहले तो ये गुस्से में तमतमाते हुए रूम से गया था, जैसे आज ही किसी का मर्डर करके आने वाला हो, पर ये क्या, यूं तो आराम से ईशानी भाई का हाथ पकड़कर आ रहा है। सब यही सोच रहे थे। चारों ने एक दूसरे को देखा पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सब ने आपने फेस पर एक स्माइल चिपका लिया। हाय मिस ईशानी, मैं आपको याद तो हूं ना, हम सुबह मोक्ष के ऑफिस में मिले थे। इतना रहकर तेजस ने ईशानी तरफ हाथ बढ़ाया। मोक्ष ने जल्दी से ईशानी को दूसरे साइड कर दिया और घूरकर तेजस की हाथों को देखने लगा, जैसे तेजस कोई वायरस है और ईशानी को छूने से फैल जाएगी। मोक्ष की इस हरकत से सबको हंसी आ गई। सबको आपने ऊपर हंसता देख तेजस ने चिढ़ते हुए बोला, यार मैं सिर्फ हाथ मिला रहा था भाभी से, इसने इतना जलने की क्या बात है। फिर सबको देखते हुए गुस्से से मन ही मन बोला, हंस लो जितना हंसना है। अगर मैंने दादी माँ और आंटी से सबको डांटना पड़वाई ना तो मेरा नाम तेजस सबरवाल नहीं। फिर वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। मोक्ष ने बोल्डली सबको इग्नोर कर दिया और ईशानी के हाथ को पकड़ते हुए सोफे पर बैठ गया और ईशानी को हग कर लिया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्या ये मोक्ष ही है ना। नमन और राघव तो आपने राक्षस बॉस को ऐसे देखकर हैरान थे, क्या उनका बॉस सबके सामने आपने प्यार का शो ऑफ कर रहे हैं। वरुण और तेजस तो मन ही मन सोच रहे थे, इसने इतनी जल्दी भाभी से अपना प्यार का इजहार कर दिया क्या। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने अपना सिर नामे हिला दिया। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और वेद, जैकी और नकुल रूम के अंदर आ गए। पर अंदर का नज़ारा देख उन तीनों को भी एक बड़ा झटका लगा। तीनों को तो लगा था इस रूम में सिर्फ ईशानी ही होगी, पर यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल अलग था। नकुल मन ही मन सोच रहा था, है भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ बॉस, वो भी मिस्टर मोक्ष के साथ। ये मेरी डेविल बहन ही है ना, कोई लड़का कैसे उसे गले लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात, गले लगाने के बाद भी वो लड़का सही सलामत कैसे बच गया। जैकी का मुंह तो रोने जैसा हो गया था। क्या उसके बॉस ने उसे बिना बताए किसी लड़के को अपने लिए चुन लिया। ये तो उसका हक था, वो खुद ईशानी के लिए आपने पसंद का लड़का चुनता। तभी ईशानी की आवाज़ आई, अंदर आओ, ऐसे स्टैच्यू की तरह क्यों खड़े हो तुम लोग। ईशानी की बात सुनकर तीनों लोग होश में आए। तेजस वरुण और नमन के पास जाकर धीरे से बोला, क्या ये लोग भी हमारी तरह शौक में हैं। मोक्ष और ईशानी को साथ देखकर उसकी बात सुनकर दोनों ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहते हो, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है। तीनों उन सब के पास आ गए। वेद मोक्ष को गौर से देख रहा था। तब उसे याद आया कि ये तो मोक्ष राजवंश है। क्या उसकी प्यारी बहन अब मोक्ष राजवंश के साथ है, उसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। उसने जैकी और नकुल की तरफ जवाब की उम्मीद से देखा, पर नकुल क्या बोलता, उसे तो खुद अपनी डेविल बॉस और मोक्ष राजवंश को इतना क्लोज देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैकी, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। वो तो डिसअपॉइंट था कि उसकी इतनी इनक्रेडिबल बॉस किसी को डेट कर रही है, पर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। चैप्टर 32 गुस्सा, प्यार भरा पल। जैकी मोक्ष की तरफ देखकर गुस्से से बोला, हे यू, मेरे बॉस से दूर हटो, तुम उन्हें ऐसे नहीं पकड़ सकते। भले ही मोक्ष किसी ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम था, पर सिर्फ हैंडसम होना तो काफ़ी नहीं है ना। उसकी बॉस हर फील्ड में टॉप पर थी। वो एक क्वीन की तरह थी जिसे लोग बस दूर से ही एडमायर कर सकते थे। वो अपने बॉस के लिए परफेक्ट लड़का चाहता जो उनकी स्टैंडर्ड से मैच होता, बिल्कुल उसकी बॉस की तरह। पैसा, पावर, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ खूबसूरत चेहरा होने का क्या फ़ायदा। अगर उसके बॉस को हैंडसम लड़का चाहिए तो वो ऐसा लड़का ढूंढेगा जो हैंडसम के साथ साथ पैसे और पावर में भी उसकी बॉस के बराबर हो। मोक्ष, जो अब तक चुपचाप बैठकर प्यार से अपनी बेबी डॉल को निहार रहा था, जैसे ही उसने जैकी की बात सुना तो उसका ऑरा एकदम से डार्क हो गया। पूरे रूम में जैसे एक दबाव बन गया था। वरुण, तेजस, जो जैकी को दया भरी नज़रों से देख रहे थे। बेचारा बच्चा, अनजाने में ही उसने शैतान को जगा दिया। अब पता नहीं ये शैतान क्या करेगा। बाकी सब भी मोक्ष से आती हुई डार्क और खतरनाक ऑरा को महसूस कर पा रहे थे। मोक्ष ने अपनी कोल्ड आंखें जैकी की तरफ घुला ली। मोक्ष की खतरनाक नज़रें खुद पर पाकर जैकी का तो गला ही सूख गया। ईशानी के साथ रहकर उसने बहुत सारी माफिया को देखा था, पर मोक्ष जैसा खतरनाक ऑरा उसने किसी के पास भी महसूस नहीं किया था। वेद और नकुल भी मोक्ष को गुस्से में देख पा रहे थे।
ईशानी ने जब देखा कि मोक्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है तो उसने जेंटली मोक्ष की हाथों को थाम लिया और उसकी हथेलियों को सहलाने लगी। ईशानी की छुअन महसूस करके मोक्ष ने जैकी के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली और ईशानी की तरफ देखने लगा। ईशानी की खूबसूरत ग्रे आंखों में देखने के बाद मोक्ष धीरे धीरे शांत होने लगा। वही मोक्ष को शांत होता देख सब ने एक राहत की सांस लिया। जैकी की जान में दे से दोबारा जान वापस आ गई, वरना मोक्ष की खतरनाक नज़रों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष उसे नज़रों से ही जलाकर मार डालेगा। फिर उसने अपनी बॉस की तरफ देखा और मासूम चेहरा बनाकर बोला, बॉस क्या आपने देखा ये मुझे कैसे घूर रहे थे? क्या आप अपने छोटे से भाई को ऐसे किसी को परेशान करते हुए देख सकते हैं? वही नकुल ने अपना सिर ही पीट लिया और मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए ये पिद्दी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। आपने मुझे बिना बताए बॉयफ्रेंड बना लिया, क्या आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं तो खुद ही आपके लिए लड़का ढूंढना चाहता था। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर ना में हिला दिया। नकुल ने जैकी को अपने पास खींचकर बैठा दिया। उसके ऐसे खींचने से जैकी चिढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? मैं बॉस से बात कर रहा था ना। पर जब उसकी नज़र मोक्ष की तरफ गई तो वो एकदम से चुप हो गया, क्योंकि मोक्ष उसे गुस्से से घूर रहा था। सबको जैकी को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। वरुण, तेजस, नमन, राघव भी जैकी को आंखें फाड़े देख रहे थे कि इस बच्चे में कितनी हिम्मत है जो ये डेविल के सामने ऐसी बातें कर रहा है। तभी जैकी, जो अब तक निडर होकर सवाल कर रहा था, उसने एक झूठी स्माइल के साथ मोक्ष की तरफ देखकर बोला, जीजा जी मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मुझे आप दोनों के बारे में कुछ पता नहीं था ना। मेरी बॉस हर चीज़ में इनक्रेडिबल है, इसलिए मैं तो बस देखना चाहता था कि आप बॉस के लिए कैपेबल है या नहीं। पर आप तो सबसे बेस्ट है, आज से आप ही मेरे जीजा जी हो, मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर सब शॉक हो गए। इस लड़के ने तो कितनी जल्दी अपना रंग बदल दिया। थोड़ी देर पहले तो ये मोक्ष को गुस्से दूर होने को कह रहा था और अब थोड़ी ही देर में इसने मोक्ष को जीजा भी बना दिया। ईशानी जानती थी जैकी कितने बड़ा ड्रेमसबाज है, इसलिए उसने अपना सिर ना में हिला दिया। वही नकुल भी जानता था ये पिद्दी जैकी एक नंबर का नौटंकी बाज है। वही उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से जीजा सुनकर मोक्ष के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। तभी वेद, जो अब तक चुप था, वो बोल पड़ा, इशू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मोक्ष राजवंश को डेट कर रही है? उसके मुंह से अपनी बेबी डॉल के लिए इशू ढूंढ कर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये लड़का उसकी बेबी डॉल का भाई था। ईशानी ने मोक्ष को देखा जो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर वेद की तरफ देखकर बोली, भाई हम दोनों अभी साथ में हैं। उसकी बात सुनकर वेद का मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब क्या? अगर वो अपनी बहन को नहीं पूछता तो क्या वो कभी उसको बताती ही नहीं कि वो दोनों साथ में है? तभी वेद ने खुद को इंट्रोड्यूस करके बोला, हेलो मिस्टर राजवंश, मैं वेद सहगल हूँ, ईशानी का भाई। आई होप आप मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर मैं बहन को कोई परेशानी या तकलीफ हुई तो आपको इस वेद सहगल का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त वेद की टोन बिल्कुल सीरियस हो गई थी। वो सिर्फ ईशानी के आगे बच्चा बन जाता था, पर दुनिया के सामने वो एक सीरियस और कोल्ड पसंद था। वो मेरी है, मैं उसकी अच्छे से ख्याल रखूंगा, मोक्ष ने बिना झिझक के जवाब दिया। इस वक्त भी उसकी आंखें ईशानी पर टिकी हुई थी और उसकी आंखों में ईशानी के लिए प्यार और जुनून साफ नजर आ रहा था। मोक्ष की बातों से वेद थोड़ा सेटिस्फाई हो गया था। वो अपनी प्यारी बहन को किसी गलत हाथ में जाते नहीं देख सकता था। पर मोक्ष की आंखों में ईशानी ने लिए प्यार साफ दिख रहा था, जिस वजह से वेद थोड़ा रिलैक्स हो गया। तभी वरुण बोला, क्या आप सहगल फैमिली के बेटे हो? उसकी बात सुनकर वेद ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सब हैरान थे, तेजस, नमन, राघव भी। उन्होंने नहीं सोचा था कि सहगल फैमिली का बेटा ईशानी का भाई है। सहगल फैमिली से ज़्यादातर मेंबर आर्मी में रह चुके हैं, जिस वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत हाई है। मोक्ष को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वेद सहगल फैमिली का इकलौता बेटा है। क्योंकि ईशानी के वेद के साथ देखते ही उसने किसी को वेद की इन्फॉर्मेशन देने को बोल दिया था, जिसने 5 मिनट में ही वेद का इन्फॉर्मेशन मोक्ष को दे दिया था। पर वो ईशानी के साथ उसका क्या रिलेशन है ये नहीं जानता था। पर जब उसे पता चल गई और ईशानी ने बोल दिया कि वेद उसका भाई है, तो मोक्ष शांत हो गया।
थोड़ी देर बाद वेटर सबके लिए खाना लेकर आ गए। मोक्ष ने सारा खाना ईशानी की पसंद के हिसाब से ऑर्डर कर दिया था, जिस वजह से सब मोक्ष को घूर रहे थे। अगर इसे अपना प्यार दिखाना है तो ये सिर्फ अपने और भाभी के लिए उनकी पसंद के हिसाब से मंगवाता। सबके लिए ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी, तेजस मन ही मन सोच रहा था। मोक्ष खुद ही अपने हाथों से ईशानी को खाना सर्व कर रहा था। मोक्ष की इतनी लविंग नेचर को देखकर तो सबको एक और झटका लगा। सब जानते थे मोक्ष कितना एरोगेंट और डेंजरस है। बिजनेस वर्ल्ड में तो सब मोक्ष को क्रूएल और शैतान की नाम से जानते थे, जिसे एक भी गलती बर्दाश्त नहीं है। को किसी लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, पर यहाँ तो वो ईशानी को किसी बच्चे की तरह पैम्पर कर रहा था। सब खा रहे थे, वही मोक्ष रह रहकर ईशानी को कुछ न कुछ खुद की हाथों से खिला रहा था, और खुद भी ईशानी के प्लेट से और इसके हाथों से खाना खा रहा था। उनका ये प्यार भरा डिस्प्ले वहां बैठा हर कोई अपने आंखें फाड़े देख रहा था। आज तो मोक्ष उन्हें हार्ट अटैक देकर ही मानेगा। पर उन सब की रिएक्शन का मोक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो सब हवा हो। तभी ईशानी की नज़र ग्लास डोर से बाहर गई, जहां से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर ईशानी की आंखों में शैतानी चमक आ गई, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया, पर मोक्ष ने उसकी हर हरकत को नोटिस कर लिया था। चैप्टर 33 वुल्फगैंग गुस्सा। ईशानी फिर से क्लब में। जब मोक्ष ने ईशानी की नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि वहां से वुल्फगैंग के कुछ मेंबर एंटर कर रहे थे। तभी नकुल की नज़र भी बाहर से आ रहे लोगों पर गई तो वो ईशानी को देखने लगा, फिर वेद को देख जो चुप था, और उसका नज़र भी ईशानी पर नहीं थी। ये देखकर नकुल थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसे पता था वेद सर चाहे जितना भी कोशिश कर ले, आज वो बॉस को रोक नहीं पाएंगे। आज मौत का तांडव होना तो पक्का है। मोक्ष ने ईशानी का चेहरा अपने तरफ घुमाया और फिर से खाना खिलाने लगा। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था ईशानी को उसे छोड़कर किसी और को देखना। वही ईशानी को मोक्ष की हरकतों पर प्यार के साथ हंसी भी आ रही थी। वही उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में कुछ लोग अपने हाथों में शराब के ग्लास लिए बैठे हुए थे। दो लोग सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। 3-4 लड़कियां जो घुटने तक ड्रेस में उन सबको ड्रिंक सर्व कर रहे थे। रूम में मौजूद लोग हावी नज़रों से उन लड़कियों को देख रहे थे, तो कोई उन्हें जबरदस्ती छू रहा था। वो लड़कियां खुद से उनकी छुअन को दूर भी नहीं कर पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। फिर लाचारी से उन लोगों के बीच खड़े थे, जैसे उन लोगों की उम्मीद टूट गई हो। देखकर ही लग रहा था उन सबको यहाँ जबरदस्ती लाया गया होगा। क्या सारा माल तैयार है? सोफे पर बैठे इंसान ने आपने सामने वाले इंसान से पूछा। हाँ, जितना बोला था उतना ही, उससे एक भी कम या ज़्यादा नहीं, बस मुझे उन सब की सही कीमत चाहिए। इस बार मुझे उन सबको उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि क्वीन हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए टारगेट पूरा करना इतना आसान नहीं था। उस आदमी की बात सुनकर सामने वाला इंसान हंसते हुए बोला, तुम्हें क्वीन से इतना डर क्यों रहे हो? आखिरकार तो सी बेस की बॉस हो, और अब तो बॉस भी तुम्हारे साथ है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी जो कि वुल्फगैंग की बॉस का राइट हैंड रॉकी था, उसने सामने बैठे सी बेस का लीडर जिसका नाम सुधीर था, उसे बड़े घमंड भरे अंदाज में कहता है। फिर सुधीर को देखते हुए बोला, बॉस ने कहा है आज रात को 10 बजे सबको शिप तक लेकर आने हैं, वहां से हमारे लोग सब संभाल लेंगे। वही रॉकी की बात सुनकर वो लड़कियां कांपने लगती है, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगती है। वो समझ गए कि उन्हें भी ये लोग यहाँ से भेज देंगे। अब तक तो उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद वो लोग बच जाएंगे, पर अगर यहाँ उन लोगों को कहीं और भेज दिया गया तो उन लोगों के बचने को चांसेज ना के बराबर ही है। वही प्राइवेट रूम में सबने खाना खा लिया था। ईशानी इस वक्त यहाँ से जाना चाहती थी। वो जिस वजह से यहाँ आई थी उसे पहले वो काम पूरा करना था। ईशानी ने नकुल को इशारा किया तो नकुल तुरंत ईशानी का इशारा समझ गया। वही मोक्ष ने ईशानी को नकुल को इशारा करते हुए देख लिया था, पर वो चुपचाप बैठा था। वो देखना चाहता था कि आखिर उसकी बेबी डॉल करना क्या चाहती है। उसकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी थी। तभी नकुल ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, मैम हमें यहाँ से जाना चाहिए, कल हमारी एक मीटिंग है, लेट भी हो गया है, आपको घर जाकर रेस्ट भी करना है। नकुल की बात सुनकर मोक्ष मन ही मन डेविल स्माइल कर रहा था। क्या उसकी बेबी डॉल यहाँ से जाने का बहाना ढूंढ रही है और यहाँ से जाने के लिए नकुल का सहारा ले रही है?
ईशानी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और जाने के लिए उठ गई। वेद और जैकी भी उठ गए जाने के लिए। मोक्ष ने ईशानी को हक कर लिए। उसे पता था उसकी बेबी डॉल जरूर किसी और वजह से यहाँ से जा रही है, पर इस वक्त उसका अपनी बेबी डॉल को फॉलो करने का कोई इरादा नहीं था। ईशानी, वेद, जैकी और नकुल के बाहर जाने के बाद मोक्ष और बाकी सबका चेहरा गंभीर हो गया। नमन ने एक रिकॉर्डिंग चालू कर दिया जिसमें से दो लोगों की आवाज आ रही थी। ये आवाज किसी और की नहीं, सुधीर और रॉकी का था। उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि उस रूम में माइक्रोचिप लगाया गया है जिस वजह से कोई उन्हें सुन सकता है। उन दोनों की बात सुनकर तेजस गुस्से में अपनी मुठिया कसते हुए बोलता है, कितने घटिया है ये लोग, इंसानों को चीज समझते हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया होगा इन लोगों ने। मन तो कर रहा है अभी सबको मार डालूं। सिर्फ तेजस ही नहीं, उस रूम में हो रही बातों को सुनकर बाकी सबको भी गुस्सा आ रहा था। वही क्लब के बाहर वेद ईशानी के साथ ही जाना चाहता था, पर ईशानी ने उसे घर जाने को बोलकर खुद की गाड़ी में बैठ गई। वेद जानता था ईशानी को शायद पता चल चुका है कि वेद उसका पीछा कर रहा है और नजर रख रहा है, पर ईशानी को सच में घर के लिए जाते हुए देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन कोई मुसीबत में पड़े। क्योंकि उसे उसके दादाजी पापा को अच्छे से पता था कि जब ईशानी को निखिल सहगल के ऊपर हुए अटैक के बारे में पता चलेगा तो ईशानी जरूर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और को भी दोषी हुआ ईशानी उन्हें जरूर सजा देगी। वो ईशानी की ताकत को जानते थे, पर वो ये भी जानते थे जिसने भी उन पर अटैक करवाया है वो भी जरूर बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ईशानी इस सब में उलझे और ईशानी को कोई भी परेशानी हो या कोई उसे चोट पहुंचाए। इसलिए उन्होंने अटैक वाली बात को ईशानी से छुपाने की बहुत कोशिश किया था। पर ईशानी तो ईशानी थी, माफिया क्वीन, उसे आखिरकार कैसे पता नहीं चलता कि किसने अटैक किया है। जैसे ही ईशानी की कार वहां से निकली, वेद भी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल गया। ईशानी की कार थोड़ा आगे जाकर रुक गई। सामने से एक कार और आ रहा था। उस कार को देखकर ईशानी ने यूटर्न ले लिया और तेजी से उसकी कार फिर से क्लब की तरफ चली गई। जैकी और नकुल दोनों को ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग भी चुपचाप बैठ गए। तीनों ने अपनी चेहरे पर मास्क लगा लिया था। कुछ मिनट में उनकी कार फिर से उसी क्लब के बाहर आकर रुक गई। तीनों कार से बाहर आकर क्लब के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद दूसरे कार से भी 6-7 लोग निकलकर अंदर चले गए। सबकी चेहरे पर इस वक्त मास्क था। अंदर ऐसे ही सब एंजॉय कर रहे थे। ईशानी, जैकी, नकुल तीनों प्राइवेट एरिया की तरफ चले गए। वही अंदर उस प्राइवेट रूम में जहां सुधीर और उसके आदमियों के साथ वुल्फ गैंग के सभी मेंबर्स नशे में डूबे हुए थे। वही वो 4 लड़कियां डरी सहमी नज़रों से अपने आसपास के हवसी दरिंदों को देख रहे थे, जिन लोगों ने जबरदस्ती उन्हें यहां लाया था और आज उन्हें बाहर भेजने वाले थे। जिस वजह से सी बेस का लीडर इन 4 लड़कियों को जिन्हें उसने किडनैप करवाया था, उन्हें यहां प्रेजेंट करने के लिए लाया था। रॉकी ने उन 4 में से एक को खींचकर अपने ऊपर बैठा लिया और उसे यहाँ वहाँ छूने लगा। वो लड़की चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रूम का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया और 3 लोग अंदर आ गए। सबके चेहरे पर मास्क था जिस वजह उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। चैप्टर 34, क्वीन, सुधीर की मौत। 3 लोगों को ऐसे अंदर घुसते देख रूम में बैठे सभी लोग सतर्क हो गए। जब सब ने 3 लोगों को देखा तो सब ने उनके तरफ गन पॉइंट कर दिया। वही रॉकी, जो अब तक उस लड़की को गलत तरीके छू रहा था और उसकी गर्दन पर किसी भूखे भेड़िए की तरह किसके साथ बाइट कर रहा था, उसने आवाज सुनकर उस लड़की को छोड़ दिया और मुड़कर उन 3 लोगों को देखने लगा जो कोई और नहीं ईशानी, नकुल और जैकी थे। ईशानी, नकुल और जैकी को उन लोगों की गन पॉइंट करने से कोई डर नहीं लग रहा था। ईशानी की चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी जो उसके मास्क के पीछे छिप रही थी। तभी रॉकी बोला, कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस रूम में आने की? सुधीर भी उन तीनों को देखकर गुस्से से बोला, तुम लोग कौन हो और तुम लोग अंदर कैसे आए? किसने तुम लोगों को अंदर आने की परमिशन दिया? उसकी बात सुनकर ईशानी डेविल की तरह हंसते हुए बोली, मौत को आने के लिए कभी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इतनी खतरनाक हंसी और उसकी बात सुनकर सब एक पल के लिए डर गए। रूम का एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड हो गया था।
ईशानी की आंखें किसी गहरी अंधेरी खाई की तरह लग रही थी जो सबको अपने अंदर अंधेरे में डूबा लेगी। तभी रॉकी गुस्से में बोला, ठीक है, अगर तुम लोगों का मरने का इतना ही शौक है तो अभी मैं तुम्हारी शौक पूरा कर देता हूँ। इतना कहकर रॉकी ने गार्ड्स को इशारा करके बोला, तीनों में से कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी गार्ड ईशानी, नकुल, जैकी की तरफ फायर करने लगे। तभी उस रूम में दर्दनाक चीख गूंजने लगी। जब सुधीर और रॉकी ने देखा कि अभी क्या हुआ तो उनकी आंखों में शौक आ गई। उनके ज्यादातर गार्ड मरे हुए पड़े थे, सबके सिर पर गोली लगी थी। जान रॉकी ने सामने देखा तो ईशानी अपनी हाथ को अपनी ब्लैक कोट के पॉकेट में डालकर अब भी शांति से चलकर उसके तरफ आ रही थी। वही जैकी ने उन चारों लड़कियों को एक कोने में पीछे की तरफ कर लिया था ताकि इस फायरिंग में उन्हें गोली न लग जाए। वही पीछे कुछ 6 से 7 गार्ड उनके सारे आदमियों को मार रहे थे, पर रॉकी और सुधीर सबसे ज्यादा हैरान तब हो गए जब उन्होंने उन गार्ड्स के सीने में उस बैच को देखा जो क्वीन के गैंग मेंबर्स का सिंबल था, जिनसे उलझने से पहले अंडरवर्ल्ड के सभी लोग 100 बार सोचते थे, यहाँ तक कि रॉकी बॉस डैनियल भी क्वीन से पंगा नहीं लेता था। वही सुधीर की हालत तो डर के मारे खराब हो रही थी। उसे तो लगा था वुल्फ गैंग से साथ हाथ मिलाने के बाद वो अपना बिजनेस और दबदबा अंडरवर्ल्ड में और बढ़ा सकता है, पर यहाँ तो उसके सामने मौत की देवी खड़ी थी। वो जनता था क्वीन के होते हुए वो अपना काम आराम से नहीं कर सकता था, इसलिए उसने डैनियल के साथ हाथ मिलाया था ताकि वो बिना किसी परेशानी के यहाँ अपनी बिजनेस को चला सके। दोनों की मुंह से एक साथ निकला क्वीन। रॉकी ने भले ही कुछ देर पहले कहा था कि सुधीर को क्वीन से डरने की जरूरत नहीं है, पर इस वक्त आपने सामने क्वीन को देखकर उसकी हालत भी खराब हो रही थी। कुछ ही मिनटों में ईशानी के गार्ड्स ने सुधीर और रॉकी के साथ आए हुए सभी गार्ड्स को मार दिया था। ईशानी जाकर आराम से उन दोनों के सामने वाले सोफे पर पैर चढ़ाए बैठ गई। वो इस वक्त बिल्कुल अपनी नाम की तरह अंधेरी दुनिया की रानी लग रही थी। जैकी भी आकर ईशानी के दूसरी साइड बैठ गया। वैसे भी उसे इन जोकरों से कोई डर नहीं था। उनके पीछे गार्ड्स खड़े हो गए। नकुल भी ईशानी के एक साइड पर खड़ा हो गया। तभी सुधीर को डर के मारे कांप रहा था। वो अपने डर को काबू करने की कोशिश करते हुए बोला, देखिए क्वीन, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर आपने हमारे सारे आदमियों को क्यों मारा? देखिए, भले ही आप बहुत पावरफुल है पर हम भी कोई ऐसे वैसे गैंग से नहीं है। उसकी बात सुनकर ईशानी हंसने लगी और अपनी ठंडी आवाज में बोली, कुछ दिन पहले तुम्हारे गैंग मेंबर आई लैब से सीरम चोरी करने आए थे। उसकी बात सुनकर सुधीर को भी याद आ गया तो वो बोला, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसकी बात सुनकर नकुल गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन के अंडर आता हुआ किसी भी प्रॉपर्टी पर नजर डालने की? उसकी बात सुनकर सुधीर को और भी डर लगने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि वो लैब शायद क्वीन के अंडर है, इसलिए तो उसके जितने भी आदमी उस मिशन पर गए थे वो सभी मारे गए। तभी जैकी बोला, तुम जैसे कीड़ों को तो तड़पा तड़पा कर मरना चाहिए। तुम जैसे घटिया लोगों को इंसान क्या बाजार में बिकने वाली चीज लगती है? पता नहीं तुम जैसे लोगों की वजह से कितने लोग मरे होंगे, कितनी फैमिली बर्बाद हुआ होगा। उसकी बात सुनकर रॉकी ईशानी की तरफ देखकर बोला, तुम क्वीन हो तो क्या हुआ? अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो मेरे बॉस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रॉकी ने इतना ही कहा था कि अगले पल उसके हाथों पर एक गोली लगी। ये गोली ईशानी ने चलाई थी। उसने इतने जल्दी गन निकलकर गोली चलाया था कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसको चिल्लाता देख ईशानी ने गार्ड को कुछ इशारा किया तो गार्ड ने रॉकी के पास जाकर एक थापड़ लगा दिया और बोला, एकदम चुप, बॉस को ऊंची आवाज पसंद नहीं है, इसलिए चुप बैठ वरना अगली गोली सीधे सिर पर लगेगी। उस गार्ड की बात सुनकर रॉकी चुप हो गया तो जैकी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, अब तो बड़ा उछल रहा था, अब सारी हेकड़ी निकल गई। रॉकी बस उसे घूर कर देखता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। रॉकी को इस हाल में देखकर सुधीर भी डर गया। फिर ईशानी को देखकर बोला, देखिए क्वीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसने सीरम की फॉर्मूला चोरी करने को बोला था तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया था। उसकी बात सुनकर ईशानी ने कुछ नहीं कहा। उसने एक चाकू निकाला और गार्ड को कुछ इशारा किया तो गार्ड ने तुरंत सुधीर को पकड़ लिया और उसकी हाथों को टेबल पर रख दिया। सुधीर अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी फिर से उस कमरे में चीख गूंजने लगी जो कि सुधीर की थी।
क्योंकि ईशानी ने उसका एक उंगली काट दिया था। सुधीर के चिल्लाने से भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा और ईशानी ने फिर से चाकू को उसकी उंगली पर फिराया और एक झटके में सुधीर की एक और उंगली उसके हाथ से अलग हो गई। उसके चिल्लाने से ईशानी इरिटेटेड फेस बनाकर बोली, मुंह बंद कर इसका। फिर उसने उसका एक और उंगली काट दिया। ईशानी ये सब इतनी कैसुअली कर रही थी जैसे ये उसका रोज का काम हो। नकुल और जैकी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये तो बस शुरुआत है, उन लोगों ने तो ईशानी की और ज्यादा बेरहम देखा था। तभी ईशानी अपनी ठंडी आवाज में बोली, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? पता नहीं कितनी बच्चे और लड़कियों के साथ तुमने ये सब किया होगा, तो अब तो तुम्हें ये सब अच्छा लगना चाहिए। उसकी बात सुनकर सुधीर, जिसके मुंह पर गॉड ने टेप चिपका दिया था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बस देख रहा था जो उसके साथ हो रहा था। ईशानी ने बड़ी बेरहमी के साथ उसकी सारी उंगलियां काट दिया। फिर उसने एक गार्ड को इशारा किया तो गार्ड में तुरंत आगे आकर ईशानी के हाथ में एक सीसी और सिरिंज पकड़ा दिया। ईशानी ने उस सीसी की लिक्विड को सुधीर की गले में इंजेक्ट कर दिया और गार्ड ने उसके मुंह से टेप हटा दिया। तो सुधीर दर्द में चिल्लाने लगा, क्या इंजेक्ट किया है तुमने, बताओ मुझे। सुधीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर को कोई आग में जला रहा हो और काट रहा हो। ईशानी शांत भाव से बोली, ये ड्रग्स है जो तुम लड़कियों को देते हो, है। ये बात अलग है कि मैंने इस ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, पर अब तक जानवर पर टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये मैंने तुझ पर टेस्ट किया, आगे तेरी किस्मत। इतना कहकर ईशानी डेविल की तरह हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी सुनकर सब डर गए। रॉकी को तो अब बहुत डर लग रहा था। उसके सामने बैठी लड़की शैतान है, सच कहते हैं अंडरवर्ल्ड में लोग। वही सुधीर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके नाक और आंख, मुंह से खून आने लगा था। सुधीर इस दर्द को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इसी वक्त मर जाना चाहता था। गार्ड ने फिर से उसके मुंह को बंद कर दिया था। वो चाहकर भी चीख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में सुधीर का सरिस ढीला पड़ गया, अब मर गया था। उसके मार जाने के बाद ईशानी रॉकी की तरफ देखने लगी। उसकी खतरनाक नज़रों से और बेरहमी से रॉकी कांप गया। उसे नहीं लगा था कि क्वीन इतनी आसानी से उन सबको मार डालेगी। तभी ईशानी रॉकी को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोली, वुल्फ गैंग ने किसके कहने पर निखिल सहगल पर हमला करवाया था? चैप्टर 35, ईशानी ही क्वीन है। सबकी हैरानी। जब रॉकी ने ईशानी का सवाल सुना कि किसने निखिल सहगल पर हमला करवाया था, तो वो सोच में पड़ गया, पर फिर उसे कुछ याद आया तो वो ईशानी की तरफ देखने लगा। वही दूसरी तरफ मोक्ष के प्राइवेट रूम में मोक्ष जो सब कुछ सुन रहा था, वो ईशानी की वॉइस से ही उसे पहचान गया था। अब जब उसने ईशानी को मुंह से वेद सहगल के डैड निखिल सहगल का नाम सुना तो उसे समझ आ गया कि ईशानी वुल्फ गैंग से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है। उसने डिवाइस को बंद कर दिया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेबी डॉल माफिया क्वीन है। उसकी आंखों में अपनी शेरनी के लिए एक प्राउड वाली चमक थी। अब उसे समझ आया कि 2 साल पहले ईशानी इतनी फ्लॉलेसली उन सभी आदमियों को कैसे हरा दिया था। क्वीन को तो ऐसा ही फियरलेस होना चाहिए, बिल्कुल उसकी बेबी डॉल की तरह। अब उसे समझ आया कि वो 2 सालों में ईशानी को ढूंढ क्यों नहीं पाया। तभी तेजस बोला, यार तुमने डिवाइस क्यों बंद कर दिया, मुझे आगे सुनना था। यार क्वीन कितनी कमल की है, बिल्कुल अपनी नाम की तरह। अगर हम अभी वहां जाए तो जरूर मैं क्वीन को देख पाऊंगा। उसकी खतरनाक बातें भी बड़ी प्यारी लग रही। मुझे तो पहले से ही क्वीन पर क्रश था। आज उनकी अच्छे काम और बातों ने मुझे और भी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। अगर एक बार मुझे उन्हें देखने का मौका मिला तो मैं जरूर उन्हें अपनी दिले हाल बयां करूंगा। तेजस बस खुश होते हुए बड़बड़ाए जा रहा था, इस बात से अनजान कि कोई उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा है। जब तेजस को महसूस हुआ कोई उसे घूर रहा है तो उसने देखा तो मोक्ष उसे गुस्से में घूर रहा था। मोक्ष को गुस्से में देख तेजस चुप हो गया और मुंह बना दिया। अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो ये डेविल उसे ऐसे गुस्से में घूर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वरुण बोला, मोक्ष तुझे क्वीन की आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही है? उसकी बात सुनकर सब उसे कन्फ्यूजन से देखने लगे, सिर्फ मोक्ष को छोड़कर, क्योंकि मोक्ष के सिवा किसी को भी आवाज़ पहचान में नहीं आई। वरुण को भी बस डाउट था। तभी नमन बोला, बोस लास्ट में उन्होंने निखिल सहगल का नाम लिया था, क्या ये निखिल सहगल वेद सहगल के फादर है?
अगर क्वीन वेद अग्रवाल के फादर के बारे में ही पूछ रहे हैं तो जरूर वो सहगल फैमिली को जानते ही होंगे। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर एक पल के लिए तिरछी स्माइल आ जाती है। तभी तेजस कहता है, पर वो कैसे जानते होंगे, वो तो एक मिलिट्री फैमिली है, देश में उनका स्टेटस और रुतबा बहुत बड़ा है, और क्वीन तो माफिया से हैं, क्या उनका क्वीन के साथ कोई लिंक हो सकता है? हाँ बॉस, सहगल फैमिली मिलिट्री से है, माफिया क्वीन को वो सपोर्ट नहीं करते, उल्टा उसके खिलाफ खड़े होते। उसकी बात सुनकर मोक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, सहगल फैमिली क्वीन के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे, पर हाँ अगर क्वीन का कोई दुश्मन होगा तो सहगल फैमिली उस दुश्मन के खिलाफ जरूर खड़े हो जाएंगे। मोक्ष की बातें किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब कंफ्यूजन से मोक्ष की तरफ ही देख रहे थे। तो तेजस चिढ़ते हुए बोला, अरे यार अब पहेलियां बुझाना बंद कर और बता क्या कहना चाहता है। हाँ मोक्ष, तेरी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आया, वरुण भी तेजस का साथ देते हुए बोला। तो मोक्ष एक स्मिक के साथ बोला, जब वो क्वीन को अपनी बेटी मानते हो तो क्या वो फिर भी उसके खिलाफ खड़े होंगे? मोक्ष की बात सुनकर वरुण अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, तो तू ये कहना चाहता है कि क्वीन सहगल फैमिली की बेटी है? तभी तेजस बोला, यार इनकी तो फैमिली में पहले से एक बेटी है, अनुजा सहगल, और इन्होंने ईशानी भाभी को भी बेटी बनाया है, अब क्या क्वीन भी इनकी बेटी है? उसकी बात सुनकर मोक्ष ने बस तिरछी स्माइल दे दिया। तभी वरुण चिल्लाते हुए मोक्ष को देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ईशानी भाभी ही क्वीन जिसे अंडरवर्ल्ड के लोग खौफ खाते हैं? उसकी बात सुनकर मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया तो वरुण समझ गया कि उसने सही गैस किया है। सबको एक झटका सा लगा, तेजस का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया, वो मोक्ष को देखने लगा कहीं ये डेविल उसे गुस्से में मार ना डाले। सब समझ गए उनकी ईशानी भाभी कोई आम लड़की नहीं है, उनकी पावर भी मोक्ष के बराबर ही है। तो राघव हंसते हुए कहता है, बोस आपने तो बिल्कुल अपनी टक्कर की लड़की चुना, सच में मैं भी भाभी का फैन था, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और आज मैंने उन्हें देख भी लिया। मुझे तो उनकी पावर और फाइटिंग को देखने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर नमन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी लेडी बॉस की तारीफ करके अपने बॉस के सामने अच्छा बनना चाहता था, इसलिए उसने बोला, बॉस मैं तो उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ, वो बिल्कुल आपकी तरह परफेक्ट है, बिजनेस स्किल में भी और फाइटिंग में भी। तेजस और वरुण उन दोनों को देख रहे थे जो ईशानी की तारीफ करके मोक्ष के गुड बुक में आना चाहते थे। उनकी बात सुनकर मोक्ष को अपनी बेबी डॉल पर और भी प्राउड फील हो रहा था। उसकी बेबी डॉल सिर्फ इकलौती ऐसी बड़ी ई लड़की है जो उसे सरप्राइज कर देती थी और उसे प्यार में पागल बना देती थी। मोक्ष ने नमन और राघव को देखकर बोला, उस लोकेशन पर आपने लोगों को भेज दे, उन्हें बच्चे और लड़कियों को उस जगह से सेफली बाहर निकलने को बोलो। ओके बॉस, इतना कहकर नमन और राघव रूम से बाहर चले गए। कुछ देर बाद दूसरे रूम में रॉकी के पूरे बॉडी पर खून था। ईशानी ने रॉकी के बॉडी में भी उसी एक्सपेरिमेंट ड्रग को इंजेक्ट कर दिया था। दर्द में तड़पने के बाद भी वो बस यही बोल रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। बार बार एक ही बार सुन सुनकर ईशानी चीड़ गई थी। अगले ही पल एक गोली सीधा रॉकी के माथे पर जाकर लगी और उसने छटपटाना बंद कर दिया और एक साइड गिर गया। बॉस इसने तो हम कुछ नहीं बताया, नकुल ने रॉकी के बॉडी को देखते हुए पूछा जो अब मर चुका था। उसे कुछ नहीं पता इसलिए उसने कुछ नहीं बताया, इस बारे डैनियल ही जानता होगा, बहुत जल्द मुझे वो अपने विला में चाहिए। इतना कहकर ईशानी उस रूम से बाहर चली गई तो कुछ और गार्ड्स उस रूम में एंटर कर गए और उस रूम को क्लीन करने लगे। ईशानी ने बाहर आकर देखा तो 4 गार्ड्स बाहर खड़े थे। नकुल, जैकी और ईशानी क्लब से बाहर चले गए। बाहर गॉड के साथ वो 4 लड़कियां भी थी। जब उन चारों ने ईशानी को देखा तो हाथ जोड़कर थैंक यू कहने लगे, आज ईशानी की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, मैम उनके पास और भी बच्चे और लड़कियां हैं जिन्हें उन लोगों ने हमारी तरह किडनैप किया था, प्लीज उन सबको भी बच्चा लीजिए। ईशानी की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई इन लड़कियों को देखकर, जो बचने के बाद भाग जाने की बजाय दूसरों के बारे में सोचा। ईशानी ने उन चारों लड़कियों को गार्ड्स के साथ घर भेज दिया। तभी नकुल का फोन रिंग हुआ। ये उन गार्ड्स में से एक का कॉल था जिन्हें ईशानी ने पहले ही उस लोकेशन पर भेज दिया था जहां उन लड़कियों और बच्चों को रखा गया था।
बात करने के बाद नकुल बोला, बोस सारी लड़कियों और बच्चों को बचा लिया गया है और इन सब में माफिया किंग के गैंग ने हमारे लोगों की मदद किया है, वरना हमारे आधे से ज़्यादा लोग इस फायरिंग में मारे जाते। उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज उसे पता चल गया था कि मोक्ष ही माफिया किंग है। 2 साल पहले वो उसे देख नहीं पाई थी, पर उसे हमेशा मोक्ष के पास से वो ही एहसास होता था। आज जब उसे ये पता चल गया कि 2 साल पहले कोई और नहीं वो मोक्ष ही था, तो ये भी पता चल गया कि वो माफिया किंग है। उसे मोक्ष पर इस वक्त बहुत प्यार आ रहा था। मोक्ष की इसी तरह की काम से ही तो वो उस पर फिदा थी। स्माइल। थोड़ी देर में वो मेहरा मैंशन में पहुंच गई। नकुल और जैकी भी वहां से निकल गए। वही प्रिया जो आपने रूम की विंडो से ईशानी की कार को अंदर आता हुआ देख रही थी, उसकी होंठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। गुस्से की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो ईशानी के लिए प्लान बना रही थी। चैप्टर 36 प्रिया की बेइज्जती, समीर का गुस्सा। जैसे ही ईशानी हॉल में पहुंची तो उसने देखा प्रिया अपनी होठों पर एक फेक स्माइल लिए उसकी तरफ ही आ रही है। ईशानी की आंखों में ठंडी चमक आ गई, पर वो बिना कुछ बोले आगे जाने लगी। उसे आगे जाता देखकर प्रिया उसके सामने आ गई और एक झूठी स्माइल करते हुए बोली, ईशानी तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? उसने ऐसे बोला जैसे वो ईशानी की फिक्र कर रही हो। वो ईशानी को पहले की तरह अपनी जाल में फंसाना चाहती थी, पर ईशानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ईशन की इतना ठंडा रिएक्शन देखकर प्रिया को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। बस एक बार तू मेरी बातों में फंस जाए, उसके बाद अगर मैंने तुझे इस घर से बाहर ना फेंक दिया न तो मैं भी प्रिया मेहरा नहीं। वो ईशानी को देखकर मन ही मन कुछ प्लान बनाते हुए शैतानी स्माइल कर रही थी। ईशानी उसकी हर चाल को अच्छे से जानती थी। पिछले जन्म में वो हमेशा प्रिया की इस जाल में फंस जाती थी, क्योंकि उसे लगता था अगर उसने प्रिया को किसी भी चीज़ के लिए मना किया तो उसके घरवाले नाराज हो जाएंगे। पर अब उसके दिल में लिए ना तो घर वालों के लिए प्यार था और ना ही इज्जत। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत था, जो हर पल उसे अपनी पिछले जन्म की याद दिलाती रहती थी। तभी प्रिया झूठी मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर बोली, ईशानी मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्योंकि जो तुम्हारा था वो सारा हक मुझे मिला है। और डैड, मॉम और भाई भी तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, पर तुम तो अनाथ आश्रम में थी, मैं इस घर में उनके साथ बचपन से हूँ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर इस बात का भी गुस्सा आ रहा होगा कि राहुल ने तुम्हें नहीं मुझे चुना, जबकि इस घर की बेटी के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था, मतलब तुम्हारे साथ। पर इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है ना? राहुल मुझे बहुत प्यार करता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम कल मेरे साथ होटल चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं सोचूंगी कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिया को लग रहा था ईशानी उसकी बात सुनकर जरूर दुखी हो जाएगी कि उसकी फैमिली और मंगेतर सब उसे प्यार करते हैं। पर जब उसने ईशानी को देखा तो ईशानी बिना बिना किसी इमोशन के खड़ी थी। उसकी बात सुनकर ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर गुस्से में प्रिया की मुठिया कस गई। ईशानी एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, कचरे हमेशा डस्टबिन में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे कचरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे कुछ पल लग गया ईशानी की बातों को समझने में, पर जब तक प्रिया को ईशानी की बातें समझ आई तब तक ईशानी वहां से जा चुकी थी। गुस्से में प्रिया की मुठिया कस गई। उसकी आंखों में ईशानी के लिए नफरत साफ साफ नजर आ रहा था। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे डस्टबिन कहा। प्रिया गुस्से में दांत पीस रही थी। वही कोई और था जो ईशानी और प्रिया की सारी बातें सुन रहा था। ये कोई और नहीं समीर था, जो अपने स्टडी रूम से निकलकर रूम की तरफ जा रहा था। उसने प्रिया और ईशानी में हुई सारी बात सुन लिया था। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रिया की बातों से ईशानी हट हो सकती थी। जैसे प्रिया ईशानी को ये बता रही थी कि कैसे उसके घरवाले और भाई और उसकी मंगेतर सब उसे प्यार करते हैं, ईशानी को नहीं। इस बात से कोई भी हट हो जाए। अब समीर को समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। उसे पहले से ही ईशानी पर ध्यान देना चाहिए था। भले ही अब ईशानी बदल चुकी थी और घर में किसी को पसंद नहीं करती है या फिर नफरत करती होगी, पर पहले जब वो यहाँ थी तब अगर प्रिया ने ईशानी से ऐसे ही बिहेव किया होगा तो ईशानी को कैसा लगता होगा। अब समीर को समझ आ रहा था
कि ऐसे ही धीरे धीरे ईशानी ने उन सबको अपनी जिंदगी से निकाल दिया होगा। भला कौन चाहेगा कि उसकी फैमिली उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दे और उसे अपनाने से मना करके किसी और को उसकी जगह दे दे। क्या प्रिया पहले भी हमेशा ऐसे ही ईशानी को बोलती थी, जिस वजह से ईशानी उस इंसिडेंट के बाद उन सब से इतना दूर हो गई और जिस फैमिली से वो इतना प्यार करती थी उनसे नफरत करने लगी। अब समीर को प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने प्रिया को देखा जो गुस्से में रूम की तरफ जा रही थी, फिर वो भी अपने रूम की तरफ चली गई। ईशानी ने 2 दिन से अच्छे से रेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी ही सो गईं। सुबह का वक्त मेहरा मैंशन, सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। समीर को अब भी कल की प्रिया और ईशानी की बीच की बात याद थी, इसलिए वो अब भी प्रिया को गुस्से से देख रहा था। प्रिया को भी महसूस हो रहा था कि उसके समीर भाई उसे गुस्से से घूर रहे हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे गुस्से में क्यों घूर रहे हैं। तभी आरती जी कहती है, समीर आज शाम को हमें शॉपिंग पर जाना है, तुम्हारी सगाई की शॉपिंग करनी है, सेठी फैमिली और महाजन फैमिली भी हमारे साथ आने वाली, इसलिए तुम थोड़ा जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। उनकी बातों से समीर प्रिया से अपनी नजरें हटा लेता है। प्रिया भी ज्यादा नहीं सोचती। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। दादा दादी भी आ जाए हैं, पर अब तक ईशानी नहीं आई थी। जब दादा दादी को ईशानी नहीं दिखती तो वो एक सर्वेंट को ईशानी को बुलाने के लिए रूम में भेज देते हैं। वही समीर और दर्शित भी यही सोच रहे थे कि आज ईशानी सुबह से नीचे नहीं आई, क्योंकि वो जल्दी उठ जाती थी, पर आज उन्होंने उसे गार्डन में भी नहीं देखा था। दोनों के मन में यही चल रहा था कि कहीं ईशानी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। पर तभी ईशानी नीचे आ जाती है तो वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। ईशानी ने ब्लैक जीन्स के साथ वाइट टॉप पहन रखा था और उसकी ब्लैक ओवरकोट उसके हाथ में थी। ईशानी इस वक्त बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। उसकी फेशियल फीचर थोड़ा आरती जी से मिलता था और सुकेत जी से भी मिलता था। आज तो सबकी नज़र डे से मानो ईशानी पर जम सी गई थी। कोई भी ईशानी पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ईशानी के पास से एक क्वीन वाला और महसूस हो रहा था। उसकी एलिजेंस और ऑरा सबसे अलग थी। डे से वो इस पूरी दुनिया पर राज करने वाली क्वीन हो और सब उसके नीचे हो। वही प्रिया तो सबको ईशानी की तरफ देखता पाकर जल भून रही थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ईशानी उससे 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। उसे ईशानी की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कैसे ये बहन जी उससे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। ईशानी बिना किसी पर ध्यान दिए आकर दादाजी और दादी माँ के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद सब होश में आते हैं। सरबेन सबको खाना सर्व करते हैं। तभी आरती जी ईशानी को देखकर कहती है, आज सब सगाई की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ ही चलना। उनकी बात सुनकर ईशानी उन्हें इग्नोर कर देती है। ईशानी को कोई मतलब नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं। ईशानी को खुद को इग्नोर करता देख आरती जी सुकेत जी के तरफ देखती है। तभी रविकांत जी ईशानी को देखकर कहते हैं, बेटा तुम चली जाओ सबके साथ, तुम जब से आए हो अपने काम लगी हो। हाँ बेटा, अगर तुम इन लोगों के साथ अकेले नहीं जाना चाहती हो तो अपने किसी दोस्तों अपने साथ ले जाओ। दादी माँ भी ईशानी को समझते हुए बोली है। दादाजी और दादी माँ नहीं चाहते थे कि ईशानी काम के चलते अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाए। ईशानी की उम्र अब मस्ती करने की थी। ईशानी इन लोगों के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर अपने दादाजी और दादी माँ को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए हाँ बोल देती है। ईशानी की हाँ सुनकर चारों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरती जी और सुकेत जी भी राहत की सांस लेते हैं। सेठी फैमिली ने ईशानी को बड़े प्यार से इनवाइट किया था, पर वो जानते थे कि वो ईशानी को फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईशानी उन्हें सीधा मना कर देती। वही प्रिया तो गुस्से के मारे आग बबूला हो रही थी। क्या ईशानी का आना जरूरी है? कोई बात नहीं, वो वहाँ ईशानी को जरूर सबक सिखाएगी। तभी ईशानी दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी दादी माँ, मेरी आज एक सर्जरी है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकती। आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं वहाँ चली आऊँगी। दादाजी भी हाँ बोल देते हैं तो ईशानी बाहर चली जाती है, जहाँ नकुल गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। चैप्टर 37 ईशानी हॉस्पिटल में। शिवम जिंदल। ईशानी को देखकर नकुल ने कार का दरवाज़ खोल दिया तो ईशानी आराम से अंदर बैठ गई।
थोड़ी देर बाद उनकी कार राजवंश हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी, जो कि मुंबई की सबसे बड़ी प्राइवेट अस्पताल थी। ईशानी कार से बाहर आकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ चली गई। इस वक्त ईशानी के फेस पर एक ब्लैक मास्क था, पर उसकी खूबसूरत ग्रे आंखें किसी को भी अपने बस में कर सकती थी। नकुल भी उसके पीछे ही चला गया। थोड़ी देर बाद वो लोग प्राइवेट एरिया में पहुंच गए। वहां डॉक्टर शशांक मिश्रा पहले से ही ईशानी की आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र ईशानी पर गई वो तुरंत उसके पास चले गए। वो ईशानी को देखने के बाद बहुत एक्साइटेड हो गए थे। हेलो डॉक्टर ईशा, डॉक्टर शशांक ने ईशानी को वार्मली ग्रीट करते हुए बोला। वो खुश था कि ईशानी ने सर्जरी करने से मना नहीं किया, वरना अमीर लोगों को भी डॉक्टर ईशा की अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। ईशानी उनके साथ चले लगी। उसने पहले ही पेटेंट की रिपोर्ट को पढ़ लिया था और ये कैसे थोड़ा क्रिटिकल भी था। वही जब वो तीनों आईसीयू के पास पहुंचे तो वहां जितने भी डॉक्टर थे वो सभी डॉक्टर शशांक को किसी छोटी लड़की से इतने सम्मान और आदर से बात करता देख चौंक गए थे, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा एक बहुत ही प्राउड इंसान थे और उनका ऐसे इतनी छोटी लड़की को रिस्पेक्ट देकर बात करना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी फैमिली से होगी, जिस वजह से डॉक्टर शशांक मिश्रा भी उससे इतनी रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे हैं। भले ही ईशानी ने मास्क पहन रखा था, पर उसकी खूबसूरत आंखें और ऑरा बहुत पावरफुल थी, जैसे वो किसी सियासत की महारानी हो। सबको ये भी समझ आ रहा था कि ये एक यंग लड़की है। ईशानी ने ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और आईसीयू रूम के अंदर चली गई। डॉक्टर मिश्रा वही बाहर ही रुक गए। सभी डॉक्टर उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। तभी एक जूनियर डॉक्टर बोला, सीनियर डॉक्टर मिश्रा, ये लड़की कौन है और आपने उसे आईसीयू में क्यों भेजा? वही आईसीयू के बाहर बैठे पेटेंट की फैमिली भी हैरान और कंफ्यूज थे। वो लड़की कौन थी डॉक्टर मिश्रा, आपने उसे आईसीयू के अंदर क्यों जाने दिया? पेटेंट के डैड धीरेन्द्र जिंदल ने डॉक्टर मिश्रा से पूछा। वो ज़्यादा कुछ बोलने के हालात में नहीं थे। उनकी वाइफ और बेटी दोनों रो रही थी। वो खुद भी अपने इकलौते बेटे की इस हालत की वजह से टूट गए थे। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ अपने बेटे को उस आईसीयू बेड पर बेजान लेटा हुआ देख सकते थे। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया था, पर सबने बस यही कहा कि उनके बेटे को बचाना नामुमकिन है। वो अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी सारी संपत्ति देने को भी तैयार थे, पर किसी के पास भी उनके बेटे को ठीक करने का उपाय नहीं था। सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बचने की सिर्फ 30% चांस ही बताया था। बहुत डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट करने को बोला था, क्योंकि डॉक्टर ईशा ही एक ऐसी डॉक्टर है जिनकी हर एक सर्जरी सक्सेसफुल रहती थी। अगर कहा जाए तो डॉक्टर ईशा को मेडिकल वर्ल्ड में लोग भगवान मानते थे, जो लोगों को मौत के मुंह से भी खींच लाती थी। पर वो चाहकर भी डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो जानते थे सिर्फ पैसे होने से डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट नहीं हो सकता। दिन में लाखों लोग उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बार बार ट्राई करने के बाद भी जब डॉक्टर ईशा की असिस्टेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो हताश और मायूस हो गए। वो 2 महीने से अपने बेटे को आईसीयू में बेजान पड़ा हुआ देख रहे थे, पर 2 दिन पहले ही उन्हें फिर से एक उम्मीद मिली जब डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें बताया कि डॉक्टर ईशा उनके बेटे की सर्जरी के लिए मान गए हैं। पर आज सुबह से उनकी बेटे की तबीयत और भी खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी डॉक्टर मिश्रा बोले, मिस्टर जिंदल, वो आपके बेटे की कंडीशन चेक करने गए हैं। वही डॉक्टर ईशा है। उनकी बात सुनकर वहां सब दंग रह गए। सबकी मुंह हैरानी से खुल गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी कम उम्र की लड़की डॉक्टर ईशा होगी, जिसे लोग भगवान मानते हैं। वही धीरेन्द्र जिंदल भी हैरान थे, पर खुश भी थे कि अब डॉक्टर ईशा उनके बेटे को ठीक कर देगी। वही पास बैठी उनकी वाइफ और बेटी ने जब सुना कि डॉक्टर ईशा आ गई है तो वो अपनी जगह से उठ गए। पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या डॉक्टर ईशा आ गए हैं? इसका मतलब अब भाई ठीक हो जाएंगे? अपनी बेटी की बात सुनकर धीरेन्द्र जिंदल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी उनकी वाइफ संध्या जिंदल आगे आते हुए खुशी से बोली, क्या वो डॉक्टर ईशा आ गई है? मुझे उनसे मिलना है। वो जरूर एक माँ की दर्द को समझेंगे, जरूर वो मेरे बेटे को बचा लेंगे। उनकी इतनी रिस्टलेस होता हुआ देखकर धीरेन्द्र जी उन्हें समझा कर बोले, वो भी आईसीयू में है, शिवम को चेक कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर संध्या जी चुप हो गई और आईसीयू की तरफ देखने लगी। उनकी बेटी सुरभि भी अपनी आंखों में आंसू लिए आईसीयू की तरफ देखने लगी।
वही आईसीयू के अंदर ईशानी अपने सामने बेजान पड़े हुए लड़के को देख रहा था जो अभी सिर्फ 19 साल का था। उस लड़के को देखकर ईशानी की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। वो इस लड़के को पहचान गई थी। ये लड़का शिवम जिंदल था। पिछले जन्म में वो इस लड़के से जब भी मिलती थी ये उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों से हंसा देता था। जब ईशानी कॉलेज में थी तो ये लड़का भी उसी कॉलेज में उसका जूनियर था। वो ईशानी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। जब भी ईशानी दुखी होती थी या रोती थी तो सिर्फ यही था जो उसे अपनी प्यारी बातों से हंसा देता था। ईशानी भी उसे अपना छोटा भाई मानती थी। प्रिया की वजह से कॉलेज में कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। सब उसे अनाथ गोद ली हुई गंवार समझते थे। सिर्फ ये शिवम ही था जो उसे दी कहकर उसे हंसता था। इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद भी शिवम के अंदर कोई घमंड नहीं था। जब प्रिया और राहुल ने मिलकर उसके खिलाफ चल चली थी और गुंडों के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश किया था, तब शिवम ही था जिसने उसे वहां से बचाया था। पर उस वक्त शिवम को बहुत चोट लगी थी। भले ही बाद में जिंदल फैमिली ने उन गुंडों को टॉर्चर करके जेल भेज दिया था, पर इन सब में प्रिया और राहुल का नाम नहीं आया था। पर पिछले जीवन में जब वो प्रिया की कैद में थी तब प्रिया ने उसे ये सब कुछ बता दिया था। कुछ दिन बाद प्रिया ने चाल चलकर उसकी कॉलेज जाना बंद करवा दिया था, जिस वजह वो शिवम के साथ कांटेक्ट में नहीं थी और ना ही उसे शिवम के साथ बाद में क्या हुआ वो पता चला। पर आज शिवम को बेजान पड़ा हुआ देख वो सोचने लगी क्या पिछले जिंदगी में भी शिवम इसी तरह। इतना सोचकर वो रुक गई। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गई। इस जिंदगी में वो 4 साल पहले ही मुंबई से चली गई, जिस वजह से वो शिवम से नहीं मिल पाए और अब वो उसके सामने इस बेजान पड़ा है। उसकी ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट बन गया है, जिस वजह से वो 2 महीने से कोमा में है। ऊपर से ये क्लॉट जिस जगह पर है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक होने के चांसेस सिर्फ 20% थे। पर ईशानी के लिए सक्सेस रेट 90% था। पर अब शिवम को देखने के बाद वो उस 90% को भी 100% में बदल देगी। शिवम वो पहला इंसान था जिसने उसे एक भाई की प्यार का एहसास करवाया था। उसे बचाने के लिए तो वो सब कुछ करेगी। उसने अपने आप को शांत किया और शिवम के बलों में प्यार से हाथ फेरकर बाहर की तरफ चली गई। वहीं बाहर खड़े डॉक्टर्स ने जब ईशानी को बाहर आते हुआ देखा तो सब एक्साइटेड होकर उसके पास चले गए। डॉक्टर ईशा, मैं आपकी स्किल को बहुत एडमियर करती हूँ, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, एक जूनियर लेडी डॉक्टर ने खुशी से कहा। ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त वो कुछ बोलने की मूड में नहीं थी। बाकी डॉक्टर भी इसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगे। तभी संध्या जी आगे आते हुए अपना हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर ईशा प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप चाहे तो हमारी सब कुछ ले लीजिए पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। उनको ऐसे खुद के सामने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए देखकर ईशानी ने उनकी हाथ को पकड़ लिया और बोली, आप मुझसे बड़ी है, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी शिवम को बचाने की। तभी सुरभि भी आकर ईशानी को देखकर बोली, प्लीज दीदी मेरे भाई को बचा लेना। उसे देखकर ईशानी पहचान गई कि ये शिवम की छोटी बहन है। शिवम ने पिछले जिंदगी में कई बार अपनी फैमिली की फोटो दिखाई थी और कई बार ईशानी ने सुरभि से फोन पर बात भी किया था। सुरभि अभी सिर्फ 15 साल की थी। ईशानी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, चिंता मत करो गुड़िया, मैं जरूर उसे बचा लूंगी। वही ईशानी के मुंह से गुड़िया सुनकर सुरभि एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि गुड़िया उसे सिर्फ शिवम ही बुलाता था। पर ईशानी भी पिछले जिंदगी में फ़ोन में सुरभि से बात करते समय उसे गुड़िया ही बुलाती थी। वही नकुल जो साइड में खड़ा था, आज वो अपने बॉस की आंखों में पहली बार कोई इमोशन देख रहा था। पहले तो उसके बॉस कभी पेटेंट के फैमिली से ऐसे इमोशनली बात नहीं करते थे और ना ही उन्हें इतने प्यार से समझाते थे। ईशानी ने डॉक्टर मिश्रा की तरफ देखकर बोली, जल्दी से तैयारी कीजिए, मैं अभी ऑपरेशन करूंगी और मुझे असिस्ट करने के लिए आप रहेंगे और एक और डॉक्टर भी रहेंगे। आप अपने टीम से एक बेस्ट डॉक्टर चुन लीजिए। चैप्टर 38 नरेंद्र जी की खुशी और मोक्ष का डॉक्टर ईशा से मिलने आना। ईशानी की बात सुनकर सभी डॉक्टर अपनी उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर मिश्रा के तरफ देखने लगे। भला ऐसा कौन पागल डॉक्टर होगा जो मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस डॉक्टर ईशा के साथ उनकी ऑपरेशन में उन्हें असिस्ट नहीं करना चाहेगा। डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में रहना मतलब एक ऑनर की बात है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। वही डॉक्टर मिश्रा ने जब सबको ऐसे अपने तरफ देखता पाया तो वो थोड़े असमंजस में पड़ गए। सब एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ईशानी एक नर्स के साथ चेंजिंग रूम में चली गईं।
उसने सर्जिकल गाउन, मास्क और ग्लव्स पहन लिए। जब वो बाहर आए तो सारे डॉक्टर आईसीयू के बाहर थे। डॉक्टर संभव, जो डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में असिस्ट करने वाला था, वो बहुत खुश था। वही बाकी सभी डॉक्टर मायूस और जलन भरे भाव से संभव को देख रहे थे। तभी वहां हॉस्पिटल का डीन दौड़ते हुए आया। उसे पता चल गई थी कि डॉक्टर ईशा उनके हॉस्पिटल आई है सर्जरी के लिए। वो डॉक्टर ईशा से मिलने का ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहते थे। वो डॉक्टर मिश्रा को देखकर बोले, कहाँ है डॉक्टर ईशा? वो इधर उधर देख रहे थे। ईशानी पास ही थी और नकुल से कुछ बात कर रही थी, पर डीन राजवर्धन ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ईशानी बहुत छोटी लग रही थी, इसलिए उन्हें लगा सबकी तरह वो भी जूनियर डॉक्टर होगी। डॉक्टर मिश्रा ईशानी की तरफ पॉइंट करके बोले, यही है डॉक्टर ईशा। जब राजवर्धन जी ने उस तरफ देखा तो थोड़ा चौंक गए। ये तो कितनी कम उम्र की लग रही है, क्या इतनी छोटी लड़की डॉक्टर ईशा है? जब ईशानी उनके पास आए तो डॉक्टर मिश्रा ईशानी को राजवर्धन जी से मिलवाते हुए बोले, डॉक्टर ईशा ये हमारे हॉस्पिटल के डीन है, मिस्टर राजवर्धन सिंह। डॉक्टर मिश्रा की इंट्रोड्यूस करने से डीन राजवर्धन होश में आया और मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोला, हेलो डॉक्टर ईशा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ईशानी ने भी पॉलिटिल उन्हें ग्रीट किया और डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई जहां पहले से शिवम था। वही बाकी सभी डॉक्टर मॉनिटरिंग रूम में चले गए ताकि वो डॉक्टर ईशा को ऑपरेशन करते हुए देखकर उनसे कुछ सीख सके। वही धीरेन जी, संध्या जी और सुरभि वही ओटी के बाहर बैठ गए। उनकी आंखें मानो रो रो कर सूख गया था। संध्या जी ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। वही ऑपरेटिंग रूम के अंदर ईशानी ने शिवम को स्टेबलाइज कर दिया था ताकि उसका ब्रीथिंग और हार्ट बीट नॉर्मल रहे। ईशानी ने इतनी क्रिटिकल ऑपरेशन टाइम में भी शांत थी। उसने पहला स्टेप स्मूथली किया। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव ने तो बस उसे स्कैल्पल देना और डिसइंफेक्ट ही किया था। ईशानी के हाथ बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। वो बहुत काम और कंपोज्ड थी। सारे डॉक्टर ईशानी की मेडिकल स्किल को देखकर हैरान थे। आज पहली बार उन्होंने डॉक्टर ईशा को सर्जरी करते हुए आमने सामने देखा था। सब जानते थे कि मेडिकल जीनियस डॉक्टर ईशा से मिलना या उन्हें ऑपरेशन करते देखना आसान नहीं है, पर आज वो अपने सामने ही उन्हें इतनी क्रिटिकल सर्जरी को करते हुए देख रहे थे। वही डीन राजवर्धन सिंह ने मॉनिटरिंग रूम में कुछ देर देखने के बाद अपने ऑफिस में चले गए और किसी को कॉल लगाया। थोड़ी देर में उधर से किसी ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उधर से एक रौबदार आवाज आई तो राजवर्धन सिंह ने थोड़ा डरते हुए बोला, सर आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा आए हैं एक सर्जरी करने के लिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, शायद वो सर्जरी के बाद चली जाए। राजवर्धन जी की बात सुनकर उधर वो इंसान खुश हो गया। क्या सच में? ठीक है, मैं अभी अपने पोते को भेजता हूँ। इतना कहकर उधर से कॉल कट हो गया। वही राजवंश विला में सब हॉल में बैठे थे। वही नरेंद्र जी फोन रखकर खुश होते हुए अखिलेश जी से बोले, अखिल जल्दी से मोक्ष को फोन करो और बोलो कि वो और वरुण अभी हमारे हॉस्पिटल जाए। उनकी बात सुनकर अखिलेश जी बोले, ठीक है पापा, पर आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? वही बाकी सब भी यही जानना चाहते थे कि आखिर उस फोन कॉल में किसी ने ऐसा क्या बोल दिया जो नरेंद्र जी इतने खुश हो गए। तो नरेंद्र जी बोले, ये खुशी की ही बात है, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा एक सर्जरी परफॉर्म करने आए हैं जिसे मेडिकल वर्ल्ड में लोग भगवान मानते हैं। मैंने, वरुण और मोक्ष ने पहले भी कोशिश किया था डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट करने की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब जब वो यहाँ है तो हमें जयदेव के लिए एक उम्मीद मिली है। उनकी बात सुनकर सभी घरवाले भी खुश हो गए क्योंकि सबको पता था कि जयदेव जी नरेंद्र जी के लिए कितना मायने रखते। दोनों दोस्त भाई से भी बढ़कर है। जयदेव जी नरेंद्र जी के बुआ जी के बेटे थे, दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। जयदेव जी और नरेंद्र जी के बाद उनके दोनों बेटे अखिलेश जी और जयदेव रॉय के बेटे सुधीर रॉय दोस्त बन गए जो भाइयों से बढ़कर थे। और अब सुधीर जी का बेटा वरुण और मोक्ष दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये भाईचारा डे से रिश्तेदारी पीढ़ियों से चली आ रही है। पर 1 साल पहले नरेंद्र जी और जयदेव जी पर उनके दुश्मनों ने हमला करवाया था। उस वक्त नरेंद्र जी को बचाने के लिए जयदेव जी ने इन पर चले वाली गोली को अपने ऊपर ले लिया था। गोली हॉट की बहुत करीब लगी थी, जिस वजह डॉक्टर ने हार मान ली क्योंकि सर्जरी करके गोली बाहर निकलना मतलब जयदेव जी की मौत। जयदेव जी 1 साल से कोमा में थे।
उनको बस एक ही आशा मिली थी उन्हें बचाने का, और वो थी डॉक्टर ईशा। दुनिया की बेस्ट सर्जन, पर इतना पावर और पैसा होने के बावजूद भी वो डॉक्टर ईशा को ढूंढ नहीं पाए थे। आज उन्हें एक उम्मीद मिली थी। बाकी सब भी खुश हो गए। अखिल जी ने तुरंत मोक्ष को कॉल करके बता दिया कि डॉक्टर ईशा राजवंश हॉस्पिटल में है। उनकी बात सुनकर तेजस, वरुण और मोक्ष तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वरुण भी 1 साल से अपने दादाजी के लिए बहुत परेशान था। वो अपनी दादाजी से बहुत प्यार करता था और उन्हें कोमा में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वही हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स मोटिया को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ये सर्जरी का सबसे क्रिटिकल पार्ट था जहां उस क्लॉट को रिमूव करना था। वही ईशानी बहुत शांत और कंपोज्ड थी। उसकी हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। उसने स्मूथली उस क्लॉट को रिमूव किया। सभी डॉक्टर्स यहाँ तक कि डीन राजवर्धन, डॉक्टर मिश्रा भी हैरान और ईशानी की स्किल को एडमियर कर रहे थे। ये सर्जरी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, जो कोई भी बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी परफॉर्म करने से डरता, पर ईशानी ने इसे स्मूथली कंप्लीट किया था। उसकी हर मूव बिल्कुल परफेक्ट था और उसकी हर स्टेप बिल्कुल एक्यूरेट था, पर कोई भी सर्जन अकेला इस सर्जरी को डॉक्टर ईशा की स्टेप फॉलो करने के बाद भी नहीं कर पाएगा। पर उन सब ने बहुत कुछ सीखा था आज। वही कुछ देर बाद मोक्ष की गाड़ी आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। बॉडीगार्ड ने गेट खोला तो मोक्ष, वरुण, तेजस बाहर आए और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, जिस वजह से कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। पर गॉड्स के यूनिफॉर्म पर लगा लोगो देखकर सब समझ गए कि ये राजवंश फैमिली के गार्ड्स हैं। थोड़ी देर में तीनों लिफ्ट में थे। जैसे ही वो तीनों प्राइवेट एरिया में पहुंचे तो मोक्ष ने बॉडीगार्ड्स को वही वेट करने को बोल दिया और तीनों अंदर चले गए। वही डीन राजवर्धन ने जब मोक्ष के मैसेज देखा तो वो मोटरिंग रूम से बाहर चले आए। वही जिंदल फैमिली जानती थी कि ये राजवंश फैमिली का ही हॉस्पिटल है, इसलिए मोक्ष राजवंश को देखकर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। धीरेन जिंदल ने मोक्ष को पोलाइट वे में ग्रीट लिया तो मोक्ष ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मोक्ष भी अच्छे से जानता था जिंदल फैमिली को, क्योंकि उनकी कंपनी वो इंडिया की टॉप 5 आती थी और धीरेन जिंदल एक बहुत ही काइंड और पोलाइट नेचर के आदमी थे। राजवर्धन जी मोक्ष, तेजस, वरुण को मॉनिटरिंग रूम में ले गए। मॉनिटरिंग रूम में जो डॉक्टर्स सर्जरी देख रहे थे अपने बॉस को सामने देखकर ग्रीट करने लगे। वही फीमेल डॉक्टर्स मोक्ष को प्यार भरी नज़रों से देखने लगी, पर मोक्ष ने किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। राजवर्धन सिंह ने सबको बाहर भेज दिया तो सब मायूसी से बाहर चले गए। अब तक सर्जरी पूरा हो चुका था। ईशानी शिवम को स्टिच लगा रही थी। चैप्टर 39 ऑपरेशन सक्सेसफुल। ई शादी, मोक्ष और ईशानी का प्यार। शिवम को स्टिचेस लगाने के बाद ईशानी ने एक बार प्यार से शिवम को देख फिर बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव भी बाहर आ गए। बाहर जब धीरेन जी और संध्या जी ने ईशानी को बाहर आते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास आ गए। संध्या जी ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर ईशा मेरा बेटा कैसा है, अब वो ठीक तो है ना? धीरेन जी भी आगे आकर अपनी आस भरी आंखों से ईशानी को देख रहे थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी ईशानी हल्की स्माइल करते हुए बोली, वो अब बिल्कुल ठीक है अंकल आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। वो अब बहुत कमज़ोर है, इसलिए उन्हें होश में आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। उसकी बात सुनकर धीरे जी, संध्या जी और सुरभि तीनों बहुत खुश हो गए। सुरभि ने आगे आकर ईशानी को गले लगा लिया और बोली, आप बहुत अच्छी है ईशा दी, आपने मेरे भाई को बचा लिया। मेरे पास जितने भी चॉकलेट है वो सब मैं आपको दे दूंगी। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। सुरभि बहुत प्यारी थी। ईशानी ने सुरभि के सिर को प्यार से सहलाकर बोली, अच्छा इस प्यारी सी गुड़िया के पास कितने सारी चॉकलेट है? सुरभि प्यार से बोली, बहुत सारी है ईशा दी, मैंने अपनी स्कूल बैग में छुपा कर रखा है, मैं वो सारे आपको दे दूंगी। आप तो मेरी एंजल दी है ना। जैसे परियां होती है जो सबकी विश पूरी करती, वैसे ही आपने भी मेरी विश पूरा किया ना भाई को ठीक करके, इसलिए आप मेरी एंजल हो। फिर कुछ सोचकर अपनी मासूम आंखें झपकाकर बोली, एंजल क्या मैं आपको ईशा दी बुला सकती हूँ? उसकी बात सुनकर ईशानी ने हल्के से स्माइल किया और प्यार से बोली, हाँ गुड़िया तुम मुझे ईशा दी बुला सकती, मुझे बहुत खुशी होगी तुम जैसी प्यारी सी गुड़िया जैसी छोटी बहन पाकर। वही ईशानी को इतना प्यार से बात करता और घुलता मिलता देख सभी डॉक्टर्स शॉक थे।
इतनी बड़ी डॉक्टर होकर भी ईशानी कितने प्यार से उस छोटी बच्ची से बात कर रही थी। पर शायद उन लोगों को पता नहीं था कि ईशानी सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही इतनी अच्छी और नॉर्मल है, वरना बाकी सबके लिए तो उसका इविल रूप ही काफ़ी है सबको डराने के लिए। वही नकुल भी बहुत ज़्यादा शौक, उसने अपनी बॉस को कभी ऐसे अनजान लोगों से इतना प्यार से बात करता हुआ नहीं देखा था। उसे डे से बिजली के झटने लग रहा था। उसकी डेविल बॉस किसी अनजान बच्ची से कितनी प्यार से बात कर रही है। वो ईशानी की आंखों में जिंदल फैमिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देख पा रहा था, पर उसका कारण वो समझ नहीं पा रहा था। वही धीरेन जी और संध्या जी भी शौक था। पहले तो वो डर गए थे जब सुरभि ने बिना परमिशन के ईशानी को हग किया। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ईशा सुरभि की ऐसे हग करने से गुस्सा ना हो जाए और सुरभि को कुछ बोल ना दे। आखिरकार डॉक्टर ईशा दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर थी और अभी अभी उन्होंने शिवम को बचाया था, इसलिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। पर ईशानी को सुरभि से इतने प्यार से बात करते देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्हें खुशी भी हो रही थी। ईशानी किसी बड़ी बहन की तरह सुरभि से प्यार से बात कर रही थी। वही मॉनिटरिंग रूम के गेट के पास खड़े मोक्ष, वरुण और तेजस सब कुछ चुपचाप सुन और देख रहे थे। जब मोक्ष और उसके दोस्त यहाँ आए थे उस वक्त नकुल यहाँ नहीं था, फ़ोन कॉल की वजह से वो बाहर चला गया था, वरना अब तक वो ईशानी को मोक्ष के यहाँ होने की खबर देकर अलर्ट कर चुका होता। वहीं मोक्ष तो बस एक तक ईशानी को देख रहा था। वो पहचान गया था कि डॉक्टर ईशा कोई और नहीं उसकी बेबी डॉल ही है। वो तो मॉनिटरिंग रूम में देखकर ही पहचान गया था कि ये उसकी बेबी डॉल है। और कितनी हैरान करेगी मुझे बेबी डॉल, और कितनी आइडेंटिटी और स्किल है तुम्हारे पास। मोक्ष ईशानी को देखते हुए मन ही यही सोच रहा था। उसे अपनी बेबी डॉल के ऊपर बहुत प्राउड महसूस हो रहा था। वही तेजस और वरुण मोक्ष को देख रहे थे, जो एक टक बस डॉक्टर ईशा को देखे जा रहा था। तेजस चिढ़कर बोला, यार तू डॉक्टर ईशा को ऐसे क्यों देख रहा है? क्या अब वो तुझे पसंद आ गई है? क्या तू भाभी को धोखा देने वाला है? अगर ऐसा है तो मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि इस सबने में बिल्कुल भी तेरा साथ नहीं दूंगा, और घर में सबको बता दूंगा कि तू भाभी को चीट कर रहा है। फिर दादी माँ और आंटी तेरा जो हाल करेंगे उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया और अजीब मुंह बना लिया। फिर वरुण और तेजस उनकी बातें सुनने लगे। दोनों को ईशानी की आवाज़ जानी पहचानी तो लगी, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों इस वक्त बस डॉक्टर ईशा से मिलकर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कैसे मनाए यही सोच रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो डॉक्टर ईशा को कितना अमाउंट ऑफर करे। वही धीरेन जिंदल, सुरभि और ईशानी के पास आकर बोले, थैंक यू डॉक्टर ईशा, आपने हमारे लिए जो किया है, अगर मैं अपना सब कुछ भी अगर आपको दे दूं तो मुझे कम लगेगा। संध्या जी भी आगे आकर बोली, हाँ डॉक्टर ईशा, हम ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। फिर धीरेन जी ने एक चेक निकालकर ईशानी के तरफ बढ़ा दिया। वो जानते थे डॉक्टर ईशा के लिए शायद ये ब्लैंक चेक कुछ भी ना हो। अगर डॉक्टर ईशा इस वक्त उनसे अपनी सारी प्रॉपर्टी मांग लेंगी तो धीरेन जी वो भी देने के लिए तैयार थे। वही जब ईशानी ने धीरेन जी को उसे ब्लैंक चेक देते हुए देखा तो उसने उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी तो इस प्यारी सी गुड़िया ने मुझे दी बोला है। उसने सुरभि को देखते हुए बोला। फिर धीरेन जी और संध्या जी की तरफ देखकर बोली, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये हमारा काम है। आप बस शिवम का ख्याल रखिए, मैं टाइम निकालकर उसे चेक करने आ जाऊंगी। इतना कहकर नकुल की तरफ मुड़ गई। वही नकुल तो सदमे में था, उसके बॉस को ये हो क्या गया है। आज यहाँ पर आने के बाद वो उसे झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। वही जैसे ही वो जाने लगी, पीछे से डीन राजवर्धन सिंह की आवाज़ आई, एक मिनट रुकिए डॉक्टर ईशा। उनकी आवाज़ सुन ईशानी रुक गई। जब उसने मुड़कर देखा तो सामने राजवर्धन सिंह आ रहे थे और उनके पीछे ही तेजस, वरुण और मोक्ष भी थे। डीन के साथ मोक्ष और तेजस, वरुण को देखकर ईशानी चौंक गई। ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी डीन राजवर्धन जी आगे आकर बोले, डॉक्टर ईशा प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाए, हमें आपसे कोई बात करनी है। वही ईशानी मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने ईशानी को देखकर एक स्माइल पास किया, जिस वजह से उसे पता चल गया कि मोक्ष उसे पहचान चुका है, इसलिए उसे लगा अब छुपना और झूठ बोलना बेवकूफ़ी होगी। वही नकुल भी उन तीनों को वहां देखकर शॉक हो गया था,
क्या उसकी बॉस के बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि ईशानी बॉस ही डॉक्टर ईशा है, जिस वजह से वो यहाँ आए हैं? ईशानी ने हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और नकुल को वही इंतजार करने के लिए बोलकर चेंजिंग रूम में जाकर सर्जिकल गाउन, मास्क और ग्लोव उतारकर अपनी नॉर्मल आउटफिट में आ गई। बाहर आने के बाद वही डीन राजवर्धन सिंह, मोक्ष, वरुण तेजस जो वही बाहर खड़े थे उनके साथ ऑफिस की तरफ चली गई। थोड़ी दूर आने के बाद मोक्ष ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया और सॉफ्टली उसके हाथ को सहलाने लगी और प्यार से बोला, क्या सर्जरी की वजह से तुम बहुत थक गई हो बेबी डॉल? उसके ऐसे प्यार से सहलाने से और चिंता करने से ईशानी को खुशी महसूस होने लगा। उसने प्यार से मोक्ष को देखा और बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। वही मोक्ष और ईशानी की ऐसी प्यार भाई बातों से डीन के साथ साथ तेजस और वरुण भी हैरान थे। दोनों ने ईशानी को गौर से देखा तो वो समझ गए कि ये डॉक्टर ईशा कोई और नहीं उनकी भाभी ईशानी है। दोनों को एक बड़ा झटका लगा था, मतलब ईशानी उनकी भाभी की एक और आइडेंटिटी भी है, वो भी मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस और भगवान कही जाने वाली डॉक्टर ईशा की नाम से। पर उन दोनों से विपरीत डीन राजवर्धन जी आंखें तो बाहर आने को थी। उसका ये खड़ूस डेविल बॉस डॉक्टर ईशा से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? उसने आज से पहले मोक्ष को इतने प्यार से किसी से भी बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ हो क्या रहा है? क्या डॉक्टर ईशा उसके डेविल बॉस की गर्लफ्रेंड है? अगर है तो फिर उन्होंने पहले उन्हें सर्जरी के लिए क्यों नहीं बुलाया? अगर ऐसा हुआ होता तो जयदेव जी कब का ठीक हो चुके होते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में पांचों ऑफिस में पहुंच गए तो मोक्ष ने प्यार ईशानी को सोफे पर बिठाया और वो खुद भी उसके साथ बैठ गया और हाथों को हल्के हाथ से मसाज करने लगा। डीन राजवर्धन मोक्ष के इस जेस्चर से फिर से हैरान हो गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तेजस और वरुण को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले भी मोक्ष को ऐसे ही ईशानी पर प्यार लुटाते हुए देखा था। चैप्टर 40 जयदेव जी का सर्जरी करेगी जीलोस मोक्ष। डीन राजवर्धन अब भी मोक्ष और ईशानी को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी मोक्ष ने ईशानी के हाथ को मसाज करते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहकर ईशानी के लिए उसके मनपसंद की स्नैक्स और काफ़ी मंगवा दिया। तभी ईशानी मोक्ष को देखकर बोली, ऐसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस वक्त अपने ऑफिस में नहीं होना चाहिए? उसकी बात सुनकर मोक्ष उसकी बलों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तो अपनी प्यारी सी बेबी डॉल डॉक्टर ईशा से मिलने ही आया था। क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा? मोक्ष ने मायूस होने का नाटक करते हुए बोला। उसकी इतनी खराब एक्टिंग देखकर तेजस ने मुंह बना लिया और वरुण के कान के पास जाकर बोला, देख कितनी बेकार एक्टिंग कर रही है, वो भी माफिया क्वीन के सामने। कौन कहेगा कि ये एक शैतान है, पलक झपकने से पहले ही लोगों को मार डालता है। वही मोक्ष को उसकी बातें बखूबी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो उसे घूरने लगा। उसे अपनी तरफ घूरता देखकर तेजस चुप हो गया। वही ईशानी ने डीन राजवर्धन जी के तरफ देखकर पूछा, बोलिए डॉक्टर सिंह, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? उसकी आवाज़ सुनकर डीन राजवर्धन जो अब तक शौक में थे वो अपने होश में आए और फिर मोक्ष, तेजस और वरुण की तरफ देखकर बोले, जी डॉक्टर ईशा, मुझे आपसे एक पेटेंट के बारे में बात करनी थी। वो आगे कुछ बोलते उसे पहले वरुण बोला, दरअसल ये बात मेरे दादाजी से जुड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर ईशानी वरुण के तरफ देखने लगी। इतना तो वो पहले ही समझ गई थी कि पेटेंट मोक्ष या उसके दोस्तों के फैमिली से ही जुड़ा है, जिस वजह से वो तीनों यहाँ उससे मिलने आए हैं। फिर वो ध्यान से वरुण की बातों को सुनने लगी। वरुण ने सब कुछ ईशानी को एक्सप्लेन कर दिया और अपनी आस भरी नज़रों से ईशानी की तरफ देखने लगी। उसे पता था अगर ये सर्जरी ईशानी नहीं कर पाई तो दुनिया की कोई भी डॉक्टर ये सर्जरी नहीं कर पाएंगे। वही मोक्ष और तेजस भी ईशानी को देख रहे थे। डीन राजवर्धन भी ईशानी को देख रहे थे। उन लोगों ने दुनिया की बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया था और सबने ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की चांसेज सिर्फ 50% ही बताया था, और वो भी गारंटी नहीं कि सेंस में आएंगे। अगर वो बच गए तो भी वो ऐसे ही कोमा में हमेशा के लिए रहेंगे, जिस वजह से अब उनकी उम्मीद सिर्फ डॉक्टर ईशा थी। ईशानी बोली, ठीक है मैं ये सर्जरी करूंगी, पहले मुझे पेटेंट की कंडीशन चेक करनी होगी। ईशानी के मुंह से हाँ सुनकर सब खुश हो गए। वरुण तो अपना खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। थैंक यू भाभी, उसने खुशी से बोला।
तभी डोर पर नॉक हुआ और 2 बॉडीगार्ड अपने हाथों में बहुत सारा स्नैक्स और काफ़ी लेकर अंदर आए और टेबल पर रखकर चले गए। ईशानी ने उन सारी स्नैक्स को देखा, फिर मोक्ष को देखा, उसके दिल में गर्माहट भर गई। मोक्ष ने ईशानी की चेहरे से मास्क हटा दिया और उसके हाथ में काफ़ी दे दिया। वही डीन राजवर्धन सिंह तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। ये लड़की अभी सिर्फ 20 साल की लग रही है, इतनी बड़ी डॉक्टर, वो भी इतने कम उम्र में, और वो भी उसके डेविल बॉस की गर्लफ्रेंड। उसे पहले लग रहा था कि डॉक्टर ईशा शायद मोक्ष के उम्र के होगी, पर ये तो एक छोटी बच्ची है। वो कभी ईशानी को देखते तो कभी मोक्ष को। नो डाउट कि डॉक्टर ईशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या उसके खड़ूस बॉस डॉक्टर ईशा की खूबसूरती देखकर उसकी प्यार में पड़ गए। तेजस और वरुण को उनकी एक्सप्रेशन देखकर मजा आ रहा था। इतने तो वो दोनों भी शॉक नहीं हुए थे जब दोनों ने मोक्ष और ईशानी को साथ देखा था। लगता है राजवर्धन जी को एक बड़ा झटका लगा है। मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से बीच बीच में स्नैक्स भी खिला और था खुद भी उसकी काफ़ी कप से ही बीच बीच में काफ़ी पी रहा था। उनका ये प्यार भरा सीन वो तीनों और नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाब में हड्डी हो। हम ऊपर दादाजी के पास है, आप दोनों वही आ जाना। इतना कहकर तेजस और वरुण बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे राजवर्धन भी चले गए। उन सबके जाने के बाद ईशानी ने मोक्ष को हग कर लिया। उसे मोक्ष के साथ सुकून मिलता था जिसे उसे बरसों से तलाश थी। ईशानी को खुद को ऐसे हग करता देख मोक्ष की होठों पर स्माइल आ गई। इस वक्त ईशानी उसे बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो दुनिया से परेशान हो। मोक्ष ईशानी के पास्ट को जानता था, जिस वजह से हमेशा उसके दिल में एक टीस सी उठती थी। उसका तो मन करता था मेहरा फैमिली को बर्बाद करके उन्हें रास्ते पर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। मोक्ष ईशानी के बाल को प्यार से सहला रहा था। जब उसकी नज़र ईशानी की गुलाबी होंठों पर गई तो उसे ईशानी की होठों को चूमने का मन करने लगा। जब ईशानी ने अपना सिर ऊपर करके मोक्ष के तरफ देखा तो मोक्ष जल्दी से नीचे झुक गया और ईशानी की होंठों पर अपने होंठ रख दिए और प्यार से उसे किस करने लगा। पहले तो ईशानी मोक्ष की इस तरह अचानक किस करने से शौक हो गई, फिर वो भी धीरे धीरे मोक्ष का साथ देने लगी। उसकी साथ पाकर मोक्ष और भी वाइल्ड हो गया। 15 मिनट बाद जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने मोक्ष को धक्का देना शुरू कर दिया, तो मोक्ष ने उसे छोड़ दिया। तो ईशानी मोक्ष की साइन में अपना सिर घुसाए जोर जोर से सांस लेने लगी। मोक्ष उसकी बलों को प्यार से सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। जब ईशानी शांत हुई तो थोड़ी देर में दोनों जयदेव जी के रूम की तरफ चले गए। मोक्ष ने अब भी ईशानी की हाथ टाइटली पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि ईशानी गायब हो जाएगी। मोक्ष की ऐसी क्यूट हरकतों से ईशानी को हंसी आ रही थी, पर उसे मोक्ष पर प्यार भी आ रहा था। दोनों लिफ्ट से लास्ट फ्लोर पर पहुंच गए। ये प्राइवेट एरिया था जहां सिर्फ राजवंश खानदान के लोगों का ही ट्रीटमेंट होता था और कोई यहां नहीं आ सकता था। दोनों आईसीयू के अंदर चले गए जहां जयदेव जी थे। तेजस, वरुण और डीन राजवर्धन भी वही थे। ईशानी ने जयदेव जी के कंडीशन को चेक किया और थोड़ी और एक्समीन करने के बाद उसने डीन राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोली, मुझे इनके रिपोर्ट भी दे दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकूं। उनकी बात सुनकर डीन राजवर्धन तुरंत रिपोर्ट ले आए। ईशानी को पहले ही उनकी कंडीशन एक्समिन करने के बाद पता चल गया था, पर वो उन्हें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए रिपोर्ट देखने की ज़रूरत थी और उसे दूसरे जो मेडिसिन ज़रूरी नहीं उसे भी बदलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सब सोफे पर बैठे थे, तभी वरुण बोला, भाभी क्या आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनकी बचने की और होश में आने की कितने प्रतिशत चांसेज है? 100%, ईशानी ने बिना झिझके जवाब दिया। तो उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। सबसे बड़ा शॉक तो डीन राजवर्धन को लगा था। वो भी इस सर्जरी को नहीं कर सकते हैं, पर डॉक्टर ईशा ठीक होने की चांसेज 100% बता रहे हैं। सच कहते हैं लोग, डॉक्टर ईशा लोगों को मौत के मुंह से भी खींच लाती है। वही वरुण, मोक्ष और तेजस भी खुश हो गए। किसी भी डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बोला था कि जयदेव भी 100% ठीक हो जाएंगे। सबने बस यही कहा था कि उनकी बचने की चांसेज 50% है और वो भी बहुत रिस्की है। उन्होंने पहले भी ईशानी के बारे में बहुत बार सुना था कि डॉक्टर ईशा मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस है और वो मिरेकल करके दिखाते हैं और उनकी मेडिकल नॉलेज और स्किल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मोक्ष अपनी बेबी डॉल को प्राउड भरी मुस्कुराहट के साथ देख रहा।
उसकी बेबी डॉल दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की है, उसकी स्किल और पावर की बराबरी शायद ही कोई कभी कर पाए। ईशानी ने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया। इस मेडिसिन से उनकी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव होगी, जिस वजह से सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मेडिसिन को देखने के बाद डीन राजवर्धन चौंक गए और बोले ये तो इतना कहकर वो ईशानी की तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसे चौंकते और ईशानी को देखते देख वरुण बोला, क्या हुआ, क्या ये मेडिसिन यहाँ नहीं है? वरुण की बात सुनकर र पे आ की मात्रा जब आधा र आधा ड ध न जी बोले। ये मेडिसिन कोई भी फार्मा कंपनी नहीं बनाती है और मेडिसिन कंपनी या स्टोर में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दवाई बहुत रेयर है और इसे बहुत सारे हर्ब को मिलाकर बनाया जाता। इस दवाई में यूज होने वाली एक हर्ब लाखों में आता है, जिस वजह से ये मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है। और ये मेडिसिन सिर्फ क्वीन लैब और फार्मास्यूटिकल में ही बनता है। इस मेडिसिन के लिए पहले ही करोड़ों रुपए एडवांस देने पड़ते हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि ये दवाई आपको मिल जाएगी, हो सकता है आने में बहुत लेट हो जाए। उनकी बात सुनकर मोक्ष बोला, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, ईशानी ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है उसे कैसे भी करके ऑर्डर कीजिए, जितने पैसे चाहिए दे दीजिए। तभी ईशानी उसे रोकते हुए बोली, रुको। फिर राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोली, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस उन्हें ये प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिएगा, वो आपको मेडिसिन दे देंगे। उसकी बात सुनकर फिर से सब चौंक गए। मोक्ष ने मन ही मन सोचा कि क्या उसकी बेबी डॉल की वहाँ इतनी इन्फ्लुएंस है। फिर उसने मन ही मन सोचा कहीं वो फार्मा कंपनी उसकी बेबी डॉल की ही तो नहीं है। पर बाकी सबको अब भी यही लग रहा था कि डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें मेडिसिन मिल जाएगी। तभी ईशानी के फ़ोन में मैसेज आया। जब ईशानी ने मैसेज देखा तो उसकी होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वही अपनी बेबी डॉल को फ़ोन में देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर मोक्ष को उस फ़ोन वाले इंसान से जेलोसी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जिसका मैसेज देखते ही ईशानी की होठों पर स्माइल आ गई। फिर ईशानी ने तुरंत मैसेज टाइप करना स्टार्ट कर दिया, जिसे देख मोक्ष को गुस्सा आने लगा। उसके सामने होते हुए उसकी बेबी डॉल किससे मैसेज कर रही है? इतना सोचकर उसने ईशानी के हाथ से फ़ोन छीन लिया। फिर उस नाम को देखा जिससे मैसेज आया था। मैसेज करने वाले का नाम देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि मैसेज नव्या की तरफ से था, जो ईशानी को मिलने के लिए बुला रही थी। वही मोक्ष की जेलोसी देखकर तेजस और वरुण को हंसी आ रही थी। इस वक्त मोक्ष बिल्कुल जलकुकड़ा लग रहा था। ईशानी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मोक्ष को देखने लगी, तो मोक्ष ने उसके सामने फ़ोन कर दिया और बोला, तुमने थोड़ी देर पहले सर्जरी किया था, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे होंगे, मैं फ़ोन पकड़ता हूँ, तुम मैसेज करो। मोक्ष को बातें घुमाता देख तेजस और वरुण को और ज़्यादा हंसी आ गई। ईशानी ने ज़्यादा नहीं सोचा और नव्या को मैसेज करने लगी। फ़ोन रखने के बाद मोक्ष ने पूछा, क्या तुम दोनों कहीं जा रहे हो? तो ईशानी उसे देखते हुए बोली, हाँ, आज वो भी मेरे साथ शॉपिंग करने जाने वाले हैं। ईशानी तो अपने साथ वेद को बुलाने वाली थी, क्योंकि वो मेहरा फैमिली के साथ कोई शॉपिंग ड्रामा नहीं करना चाहती थी। पर अब जब नव्या उसके साथ जाने वाली थी तो उसने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया।